सेब के साथ है। हम ये नहीं देख रहे कि इसके अंदर न्यूट्रिशन कितना है, हम देख रहे कि कलर है कि नहीं, साइज है। तो जो एप्पल अ डे जो बोला जाता था कि भाई इसके अंदर सारे न्यूट्रिशन थे, वो तो अब रहे ही नहीं उसके अंदर। उसके अंदर पता क्या मिलेगा आपको, टेबुकोनाजोल। एक अलग आधे से ज्यादा लोग जब 3 या 4 स्प्रे पत्ते बचाने के लिए जब कर देते हैं ना, वो अपने सेब को टच नहीं कर पाते। और ऐसा बहुत बार हो चुका है जब हम सब्जी मंडी में या फल मंडी में जाते हैं और वहां कोई सेब ऐसे खुलता है, तो 100 बार सोचना पड़ता है कि यार इसने कितना डोज डाला होगा, क्योंकि हम डबल डोज में खा रहे हैं यार। आप स्मेल कर सकते हो टैबू को, वो बिल्कुल ताजा पड़ा हुआ है, उसके अंदर जाएगा, क्योंकि सिस्टेमिक फंगीसाइड है। आप उसको यूं करके तोड़ो, आप सूंघ के बता सकते हो, क्योंकि यू नो टैबू कोनाजोल बड़े अच्छे से आपने डाल के आए हो आप स्प्रे, आपको उससे बास आएगी यार टैबू। ये अलग ही टॉपिक हो जाएगा है ना? हमारा एक डिस्कशन। तो ये बहुत ही एथिक्स की तरफ चला जाता है ना। चलो नहीं, एथिक्स इज अ डिफरेंट थिंग, बट हम उसमें जो चीज पंप करेंगे ना, वही एज यू सो शैल यू। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। वेलकम टू रीजनरेटिव पॉडकास्ट। So awkward यार, फर्स्ट टाइम ऐसे कर। Anyway, let it be. नहीं, उसकी ओर फोकस नहीं करना ना हमें। तो बेसिकली आइडिया है हमारा कि रीजनरेटिव जो हम कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है कि आपने कब स्टार्ट किया, कब इस चीज के बारे में, टर्म के बारे में समझा, और कब आपने स्टार्ट किया? तो इसका कोई ऐसा वो नहीं है सर स्पेसिफिक कि मैंने कब से स्टार्ट किया, बट ये है कि जो मेरे दिमाग में आया था 2018 में, इससे पहले मैंने ना पर्माकल्चर के बारे में समझा था। अच्छा। एकदम से आई केम अक्रॉस जैसे इंटरनेट पे सर्च पे कि पर्माकल्चर क्या चीज़ है, तो मेरे को बहुत सही लगा। तो थ्रू पर्माकल्चर, क्योंकि पर्माकल्चर फिर ये है कि उसमें सभी चीज़ों के बारे में, तो उसके अंदर अगर फार्मिंग के बारे में देखा तो एक रीजनरेटिव कॉन्सेप्ट था। तो अराउंड 2018-19 के आसपास मैं इंट्रोड्यूस हुआ जैसे कि रीजनरेटिव फार्मिंग चीज़ क्या है। पॉज लेते हैं। तब जाके मैंने जब किया, तो अगर मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो अराउंड 2020 के बाद ही शुरू किया इम्प्लीमेंट करना यहाँ पे एप्पल फार्म। तो उससे पहले तो हाँ वही पर्माकल्चर के कॉम्बिनेशन में कि किस तरह से रीजनरेटिव वो कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पर्माकल्चर इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगा नहीं, क्योंकि जब से मुझे रीजनरेटिव वर्ड शब्द समझ आया है, तो मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि और तरीकों से अदर देन पर्माकल्चर जो है चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये तो फिर क्या होता है ना कि कुछ लोग ना आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने आप को कि मेरे को एक चीज समझ आ गई या मेरी इसमें एक्सपर्टीज होगी, तो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ मैं पर्माकल्चर ही पकड़ के रखूंगा या नेचुरल फार्मिंग ही पकड़ के रखूंगा या जीरो बजट ही पकड़ के रखूंगा। इसमें क्या है ना कि तब ना आपकी लर्निंग खत्म हो जाती है। आप ना एक कल्ट की तरफ चला जाता है कि मैं पर्माकल्चर रोके रखेंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एक्चुअली पर्माकल्चर बोलता ही है कि आपको हमेशा इवॉल्व होना है। पर्माकल्चर डिजाइन प्रोसेस है, आपको कोई थ्योरी नहीं है उसकी कि आप एक बार पढ़ोगे तो आप फिक्स पर्माकल्चर करोगे। पर्माकल्चर बोलते हैं कि हर सिचुएशन के हिसाब से आपको इवॉल्व होना है। आपको बस एक बार बता देगा कि आपको इस तरह से बस थॉट प्रोसेस करना है, उसके बाद नॉलेज तो आपको खुद गेन करनी है। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। आपको ये है एक्सप्लोरेटिव, पूरा आपको एक्सप्लोर करना है पूरा, कि आपको एक चीज पता चल गई, उसके बाद आपको फिर खुद के ऑब्जर्वेशन, खुद के एक्सप्लोरेशन करते रहना है, और उसके बाद आपको अपने लिए फाइंड आउट करना है कि क्या हो सकता है मेरे पड़ोसी के बगीचे में अलग माइक्रो क्लाइमेट है, मेरे बगीचे में अलग माइक्रो क्लाइमेट है, तो मैं एक फॉर्मूला नहीं लगा सकता ना। अपने बगीचे के अंदर ही मेरे कितने डिफरेंट माइक्रो क्लाइमेट मिलते हैं। सही बात है। तो एक वही फॉर्मूला बेस्ड जो हमारी माइंडसेट है वो हमें छोड़ना पड़ेगा, हमारे को अपनी ऑब्जर्वेशन पे विश्वास करना पड़ेगा सबसे ज्यादा कि यार मैं ये चीज कर रहा हूँ, मैंने इस तरह की प्रोनिंग करी थी पिछले साल, यार हाँ मेरे को 3 महीने के बाद इस तरह का रिजल्ट दिख रहा है सामने। दैट इज द अल्टीमेट वो क्या कहते हैं, अगर नॉलेज बोलो तो। अगर एक फॉर्मूला बोल दे, हाँ यूट्यूब पे आपने प्रोनिंग देख ली, हाँ ऐसे करनी है, आप उसी तरह की प्रोनिंग हर जगह करने लगोगे, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सही बात है। तो मुझे तो पर्सनली यही लगा कि
रीजेनरेटिव जो फार्मिंग की जो टर्म है उसमें जो भी चीजें इंक्लूड होती जा रही है, मतलब बहुत ही वास्ट है। ऐसा भी नहीं है कि एक स्पेसिफिक चीज को आप रीजेनरेटिव बोल दोगे। जितना वो वास्ट होता जा रहा है और जितना जितना मुझे उससे इंट्रोडक्शन होती जा रही है, तो मैं और फॉर्म होता जा रहा हूँ कि ये हमारा फ्यूचर होना चाहिए। इसी से हम अपने प्लेनेट को भी सेव कर सकते हैं, खुद को भी सेव कर सकते हैं, और जो हमारे कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर है, उनकी हेल्थ को भी हम इसी से ही इम्प्रूव कर सकते हैं। टोटली एग्री। मेरा क्वेश्चन है पर्माकल्चर के रिगार्डिंग। पर्माकल्चर में मैंने देखा है लोग पहले खूब पैसा कमाते हैं, अच्छा। और उसके बाद एक बड़ी सी लैंड खरीदते हैं और कहते हैं हम पर्माकल्चर करेंगे। उन्होंने आगे प्रोड्यूस सेल करना नहीं है ना, वो करते। आई थिंक, मेरे को नहीं लगता कि वो उस कमर्शियल तरीके से वो लोग देख रहे हैं उस चीज को। तो रीजनरेटिव और पर्माकल्चर में मेरे को ये डिफरेंस लगता है कि जो रीजनरेटिव वे है वो आपका कमर्शियल वे है, आपका इनकम गेन करने के लिए, और जो पर्माकल्चर है वो है कि आप जो इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट कर रहे हो, कि उसको डैमेज नहीं कर रहे हो आप। हाँ। लेकिन अगर आपको पैसे कमाने हैं तो मेरे को नहीं लगता जो पर्माकल्चर का वे है उससे आप पैसे कमा सकते हो, अपनी जो लाइवलीहुड है उसको सरवाइव कर सकते हो उससे। क्वाइट ऑपोजिट एक्चुअली ना, मेरे जो हाँ, थोड़ा इसका सा वो है ये ना, इसमें जो पर्माकल्चर है ना, Exact लोग opposite नहीं है, एक्चुअली क्या करने लगे ना, पर्माकल्चर को एज अ मार्केटिंग टूल बना दिया है। इनफैक्ट पर्माकल्चर को यूज कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, कि मैं पर्माकल्चर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने पर्माकल्चर डिजाइन से मैंने घर बनाया है, पर्माकल्चर डिजाइन से मैंने अपने लैंड को वो करा है, लोग उसको देखने आ रहे हैं। अब पर्माकल्चर डिजाइन कोर्स होते हैं इतने महंगे महंगे, लोग एक बार पर्माकल्चर डिजाइनिंग कोर्स करते हैं या टीचर ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद अपने फार्म में कोर्सेज कराते हैं। पर्माकल्चर तो बिल्कुल एक वे ऑफ अर्निंग मनी है, एक तो मार्केटिंग टूल बन चुका है, एक बहुत वो। बट लेकिन जो ओरिजिनल आइडिया था, आई थिंक मैं आपको रोक रहा हूँ कि ओरिजिनल आइडिया तो यही था कि जो एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें जो भी चीज प्रोड्यूस हो अबंडेंस में हो, अबंडेंस इतनी ज्यादा हो कि आप अपने पड़ोसियों को दे सके, अपने नेटिव में आसपास में जो आपका छोटा सा जो इकोसिस्टम है उसमें आप बांट सके। अबंडेंस इज द एक्चुअल आइडिया तो पर्माकल्चर का ये था कि आप इतना प्रोड्यूस करोगे एक्स्ट्रा कि खुद तो आप कंज्यूम उससे करोगे। एक और क्वेश्चन निकलता है, जैसे पंकज भाई ने बोला ना कि पर्माकल्चर से लोग इस तरीके से कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप ग्लोबली देखो, अगर कमर्शियल मतलब हर लोग पर्माकल्चर के ऊपर जाएंगे तो उसके बाद क्या हम इतना प्रोड्यूस कर पाएंगे कि पूरे वर्ल्ड को फीड कर पाए उस प्रैक्टिस से? एक्चुअली पर्माकल्चर को ना मैं सिर्फ एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। एग्रीकल्चर बहुत छोटा सा पार्ट है इसका। पर्माकल्चर सिर्फ ये बोलता है, एक ना एक डिजाइन प्रिंसिपल है पर्माकल्चर। पर्माकल्चर बोलता है कि आपको राइट टाइम पे राइट चीज कैसे प्लेस करनी है, एक डिजाइन सिस्टम बहुत ही सिंपल। आपको ये देखना है कि सबसे मेन चीज पर्माकल्चर क्या बोलता है ना, मतलब बाकी चीजें छोड़ो, पहले ऑब्जर्व करना सीखो। पर्माकल्चर बोलता है कि उसके बाद अगर आपको एग्रीकल्चर में घुसना, पर्माकल्चर वाली फील्ड में, तो आपको रीजनरेटिव पढ़ना पड़ेगा। आपको अपनी नॉलेज प्लस ऑब्जर्वेशन डेवलप करनी पड़ेगी। आपको नेचुरल फार्मिंग को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पर्माकल्चर यही बोल रहा है कि राइट माइक्रोब्स एट राइट प्लेस, वही डिजाइन ही है वो भी उसके हिसाब से। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्माकल्चर फार्म्स है, वो बहुत सारे फार्म्स जो कमर्शियली ही पर्माकल्चर करके ये सोच रहे थे कि हमें करना है, वो भी रीजनरेटिव की तरफ काफी हद तक मूव हो रहे हैं। ये एक छोटे एरिया को उन्होंने स्पेसिफिकली उस डिजाइन में बांध दिया है, लेकिन जो उनकी मेजर जो बड़ी फील्ड थी उसकी तरफ उसको वो फिर से रीजनरेटिव की तरफ लेके आ रहे हैं कि धीरे धीरे हमें समझ आना शुरू हो गया है। मतलब एग्जैक्टली तो साइंटिफिक डेटा ही है ना, वहां से जो डेटा आ रहा है उससे समझ आना शुरू हो गया है कि हमें केमिकल्स और ये सब डालने की जरूरत एग्जैक्टली नहीं है। राइट, ठीक है। और सेकंड चीज जो रीजनरेटिव में भी है और पर्माकल्चर में भी जो सेम चीज है कि आपको कोई भी चीज मोनोक्रॉपिंग में नहीं करनी है। नेचुरल फार्मिंग वाले भी यही बोलते हैं, सभी यही बोलेंगे, सभी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं सॉइल साइंटिस्ट को ये देख जो लो, सारी चीज है ना, चाहे वो पर्माकल्चर है चाहे रीजनरेटिव है, ये सारा का सारा नेचुरल फार्मिंग, ये सब मिक्स होके एक कॉम्बिनेशन बनना है जिसमें आपको हर चीज सीखनी पड़ेगी। राइट राइट। सो पर्माकल्चर की अगर बात करें, पर्माकल्चर का जो एग्रीकल्चर पार्ट है तो वो रीजनरेटिव के बिना है ही नहीं, वो रीजनरेटिव फार्मिंग ही है। पर्माकल्चर तो अलग नहीं है, पर्माकल्चर का कोई एग्रीकल्चर वो जो सिस्टम है वो अलग नहीं है।
यही चीज है, पर्माकल्चर भी यही बोलेगा कि आपको अपने, अगर खेत है, आपका बगीचा है, खेत है, आपको वहाँ वाटर मैनेजमेंट करना है। मतलब बेसिकली क्या होता है, वो एनर्जी सिंक होता है। आपको सनलाइट मैनेज करनी है, उसको यूज करना है, किस तरह से आप सनलाइट को स्टोर करके यूज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो उसको, आपकी ज्यादा से ज्यादा सनलाइट आपके उस पर है, कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो वाटर इन्फिल्ट्रेशन, वाटर को स्टोर करना इंस्टेड ऑफ बाहर उसको रन ऑफ करवाना। और तो वो सब सिर्फ पर्माकल्चर इज डिजाइन, बाकी तो रीजनरेटिव फार्मिंग ही है उसमें। मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि हम हाँ टर्मिनोलॉजी आई डोंट नो किस पॉलिटिकल लेवल पे अगर इसको चेंज करते होंगे कि हम पर्माकल्चर है, हम रीजनरेटिव फार्मर है, वो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट है सेम चीज। मेरे लिए तो रीजनरेटिव फार्मिंग, पर्माकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। तो इसमें जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो, हिली एरिया है, यहाँ पे पर्माकल्चर आपने स्टार्ट किया है, और जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे भी आपने देखा होगा, कुछ ऑर्चर्ड देखे होंगे, जो भी पर्माकल्चर का फार्म होगा वो देखा होगा आपने। तो उसमें आपने कोई डिफरेंस देखा हिली एरिया में, कोई आपको चैलेंजेस दिखे, या यहाँ पे ज्यादा इजी है? नहीं नहीं, इजी और डिफिकल्ट कहीं नहीं है, सेम अलग अलग Same एक जैसा चैलेंजेस ही है, है। बिल्कुल डिफरेंट है। मैं कह रहा हूँ अपने बगीचे के अंदर मेरे को दो खेत में अलग लगता है, प्लेन और हिली को तो छोड़ ही दो। प्लेन और हिली तो बिल्कुल ही मतलब पोल्स अपार्ट है ना, प्लेन का तो बिल्कुल ही अलग सिस्टम है। बस वही देखना है हमने कि वहाँ पे वही एनर्जी सिंक, वहाँ पे पानी कैसे फैल रहा है, वहाँ वाटरफॉल क्या है, एनुअल वाटरफॉल क्या क्या उसका वो है, उस हिसाब से उसको डिजाइन करना है। कितना वाटर, कितना, आपको ये देखना है कि आपकी सॉइल कैसी है, हर चीज देखना है। और मेरे को अपने खेत के अंदर भी डिफरेंस होता है, कहीं में ज्यादा स्लोप है, कहीं कम स्लोप है, उसमें भी आपको डिफरेंस आता है। तो ये कि बेसिकली माइक्रो लेवल पे हमें ऑब्जर्व करना है हर चीज को, और उस हिसाब से डिजाइन करना है, दैट्स इट। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि एक फॉर्मूला हमने सीख लिया और उसको हम हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते, नहीं। फॉर्मूला तो फिर वही है, एनपीके इज अ फॉर्मूला। ओनली सॉल्यूशन। अभी तो जितने भी मतलब साइंटिस्ट को सुन रहे हैं हम, तो उन्होंने बोला कि ये हमने तो कभी ऐसे बोला नहीं कि एनपीके इज द ओनली सॉल्यूशन। ये पता नहीं कहाँ से आया है और सभी लोग सिर्फ एनपीके के पीछे ही भाग रहे हैं। तो मतलब पता करो कि भाई एक्चुअल न्यूट्रिशन होता कितना है। तो पेड़ों को जलाया गया, जलाने के बाद जब ऐश बची तो मास को कैलकुलेट किया गया कि कितना मास था, तो 100 किलो में से 2 किलो बचा। मतलब कि जो पूरा जो हाँ, हाँ, वो बचा है ना, हाँ। कि 100 किलो अगर आपने जलाया तो 2 किलो बचा है। हाँ, तो मतलब कि 2% है। अब ये जो 2% है उसमें एनपीके ही तो नहीं है, और भी चीजें है, अच्छा, है ना। हाँ। तो अब ये जो सिस्टम जो है एनपीके का ना, इसका जो थ्रेशोल्ड है, सबसे पहले तो ये तोड़ना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मैं पर्सनली इनिशियली तो ये सोचता था कि केमिकल के बगैर खेती बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। अभी 90% लोग यही सोचते हैं। हाँ, तो 90% इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल था इनिशियल स्टेजेस में, कि खादें कैसे बंद करनी है। तो वो जो स्टेप है, पहला जो स्टेप है आपका, कि आपको खाद बंद करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब तक आप वो स्टेप नहीं लोगे तब तक आप इसके बारे में सोचोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बैकअप में कि चल मैं खाद तो डाल ही दूंगा, है ना कहीं से, यार ये थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। ऐसा तो होगा ही नहीं कि आप थोड़ा सा ये ट्राई करो, थोड़ा सा वो ट्राई करो। अब नमक के साथ आप केंचुए डाल दो पॉसिबल नहीं है वो ना। तो ये देखा है NPK लोग वही माइक्रोवेव डालते हैं, ऊपर से यूरिया डाल देते हैं। हाँ, क्योंकि वो मतलब उनकी गलती नहीं मैं मानता। मुझे ये लगता है कि प्रॉब्लम इसमें है कि हम लोगों को एजुकेट कैसे किया गया, हमें लोगों को समझाया कैसे गया। अब ज्यादातर किसान को इस चीज की तो समझ थी नहीं। जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है, वो उसकी जो पढ़ाई है उससे फार्मिंग का कोई लेना देना नहीं। सिमिलरली और भी लोगों के साथ भी सेम ही चीजें है। तो ज्यादातर जो लोग बॉर्न फार्मर हुए कि वो पूरे टाइम पे ही फार्मिंग ही करते रहे और उन्होंने पढ़ाई भी की, उनके लिए थोड़ा आसान है। लेकिन उनके चैलेंजेस है बुक्स। अब वो जो बुक्स, जो किताबें पढ़ रहे हैं, वो एक बार में जो छाप दी गई, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही किताबें हम दोबारा पढ़ते जा रहे हैं, उसमें एड ऑन नहीं हो रहे हैं, उसमें चेंजेस नहीं हो रहे। तो हम वही समझ रहे हैं कि एनपीके ये डालना है तो यही डालना है। और वो स्पेसिफिक कॉपी बुक जो स्टाइल है ना, वहां से अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो रीजनरेटिव आपके लिए कोई जगह नहीं। यू हैव टू गो बैक टू दैट केमिकल थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। जो रीजनरेटिव में मैंने देखा है, जितना सुना है, जितना पढ़ा है, रीजनरेटिव में मेन सबसे फोकस, मतलब हर चीज में सबसे मेन फोकस तो सॉइल है, और सॉइल ही मदर है, और वहीं से सब कुछ आएगा। अगर आपने सॉइल हेल्थ बना दी तो आपकी, अगर पूरा न्यूट्रिशन आपका आ गया प्लांट में,
तो आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी स्प्रे करने की, किसी भी चीज की। तो इसमें थोड़ा आप दोनों का मैं थोड़ा वाइडली चाहता हूँ कि आप इसको समझाएंगे। इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ पहले कि बेसिकली तो इनिशियली हमारे को ये समझना पड़ेगा कि सॉइल ये जो है ये मीडियम है, ठीक है, लेकिन मीडियम के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। जब हमने शब्द यूज किया ना सॉइल, तो एक अलग चीज है, और जब हमने एक शब्द चूज किया डर्ट, सैंड, है ना, कि मिट्टी, है ना, तो ये अलग है ना। अब इसमें फर्क क्या है, बड़ा बेसिक सा फर्क है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक मात्र फर्क है, लेकिन वो जो कॉलोनीज है वो करोड़ों में है। जैसे बोला जाता है कि जितने इस धरती के ऊपर कलमुंडे रहते हैं हम लोगों को कलमुंडा बोला जाता है ना, तो वो जितने कलमुंडे रहते हैं चम्मच उतने तो एक चम्मच में वो माइक्रोब्स, ज्यादा ही है उससे भी, है ना। लेकिन कहाँ है वो, जंगल की सॉइल में, हमारी सॉइल में तो नहीं होंगे वो, अगर होंगे भी तो एक ही तरह के होंगे। एक जैसे तरह के माइक्रोराइजा डाला तो वही होगा बस, डोमिनेट कर बाकी कलमुंडे गए होंगे उससे में से ना। तो ये जो बेसिक जो समझ है ना हमारी, कि हमारी जो मृदा है, जो हमारी ये क्या कहते हैं सॉइल है, इसमें और डर्ट में, डर्ट तो वो है जो उड़ जाती है, जो है अभी एक्चुअली है ना, हमारी, और जो सच सॉइल में। है वो इंटैक्ट रहती है, उसमें कार्बन के नेटवर्क्स होते हैं, वो जीवित है, मतलब कि लाइव है वो। ब्रीदिंग, लाइव किस चीज से, ऐसे नहीं है कि वो, उसमें एक सिस्टम है। अब माइक्रोराइजा का नेटवर्क है, वो एक सिस्टम है, बैक्टीरिया का अपना नेटवर्क है, एक फंगस तो नहीं है माइक्रोराइजा ही, पता नहीं कितनी स्पीशीज होंगी, हमें तो नहीं है पता। माइक्रोराइजा की कितनी सारी फिक्स, हाँ, पहले तो उसी की कितनी है, Right. लेकिन कितनी और होंगी, हाँ। जिन 7-8 तो शायद हम भी डालते हैं, हमारे वो गोल के उधर Right. बातें रहते हैं, लेकिन उसके अलावा कितनी होंगी, कितनी जो और explore ऐसी ही नहीं हो कितनी पाई अभी होंगी जो हम ये बाहर से लेके आ रहे हैं Right. स्पीशीज, वो यहाँ डाल रहे हैं, यहाँ की नेटिव कितनी होंगी, तक। उनकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं। ध्यान ही नहीं, और पॉसिबल ही नहीं है उसको इतने लाइफ टाइम में उसको उसके बारे में रिसर्च करना, इतना ज्यादा वो है वो। तो बेसिक स्टिक करते हैं वहीं पे क्वेश्चन में कि पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सॉइल जो है ना वो लाइव है, उसको ऐसे मानो कि ये जिंदा चीज है। जब आप उसको ऐसे देखोगे ये जिंदा चीज है, तब आप उसके प्रति समझ पाओगे कि यार हाँ यार ये तो एक लाइव चीज है, एक जिंदा चीज है। ऐसे उसको देखना शुरू करो एक बार। जब हम कसी लेके जाते हैं तब तो ऐसा सोचते नहीं है, तो ढीले भी फाड़ देते हैं, सब कुछ फाड़ देते हैं, जो भी उसके अंदर होता है सबको ट्रैश कर देते हैं, ठीक है, केंचुआ भी मार देते हैं, केंचुआ भी मर जाता है, या फिर वो जब ज्यादा केमिकल होते हैं और अंदर घुस जाता है। तो यही है मेन कि हम लोगों को पहले तो सॉइल हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा। सॉइल की जो क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है ये अच्छा फूड प्रोड्यूस करने की, उसको ठीक करना पड़ेगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हम ये समझते हैं डेफिशिएंसी सॉइल के अंदर कभी नहीं होती है। सारी चीजें अबंडेंस में है, लेकिन वो कहाँ कहाँ पे, किस किस जगह पे है, और वो कैसे अवेलेबल होगी हमारे को, उसका जो सिस्टम है वो हमें स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि हमने उसका इक्विलिब्रियम बिगाड़ दिया ना। अदरवाइज तो अगर ऐसे ही समझना है ना, मतलब पता नहीं क्यों हम अपने चारों तरफ ही क्यों नहीं देख पाते। हम लोग जंगल में चले जाओ, कोई कुछ नहीं कर रहा, वहां के उतने हेल्दी पेड़, कोई भी उसके जंगल की पेड़ का कोई सैप एनालिसिस कर लो या पत्ती टेस्ट कर लो या उनकी सॉइल, सब कुछ मिलेगा वहां पे। एग्जैक्टली उसकी पत्ती में सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, सारी उसमें जितनी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी सब कुछ है। इतनी सुंदर सी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। जंगल में चले जाओ, देखो अपने आप सब कुछ हो रहा है, और जंगल में एक तरह की स्पीशीज नहीं होती, और वहां की वो सॉइल ही उसको फीड करिए, अब उसके जो वेजिटेशन है वो सॉइल को फीड कर रहे हैं। अब ये दोनों ही मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वेजिटेशन प्लस सॉइल किस तरह का। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार थोड़ा डिटेल में बताएं, जो भी व्यूअर्स है या लिसनर है पॉडकास्ट के, उनके लिए। आपने सॉइल बिल्ड कर दी, तो उसके बाद प्लांट या जो भी ट्री है वो कैसे उस सॉइल का फायदा उठाता है, कैसे न्यूट्रिशन ऊपर तक जाता है, उसमें फंगाई का, माइक्रोराइजा का जो नेटवर्क है वो कैसे हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। सॉइल में सबसे पहले तो ना बहुत डाइवर्सिटी होनी चाहिए सॉइल के अंदर भी, डाइवर्सिटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि एक ही तरह का अगर मान लो बैक्टीरिया है सॉइल के अंदर, या दो ही तरह का, या बहुत एक डोमिनेंट टाइप का बैक्टीरिया है, तो वो एक ही तरह का फूड बनाएगा। तो हो सकता है एक प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये ना बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है एक्चुअली।
अगर अच्छी सॉइल है तो अच्छी सॉइल प्लांट से अच्छी बनती है, कि एक ये है कि अगर उसमें वेजिटेशन कितनी डाइवर्सिफाइड वेजिटेशन एक सॉइल के ऊपर, वो सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाती है एक्चुअली। ये अलग ही डिस्कशन है, बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा, बट ये है मैं कि थोड़ा चाहता हूँ कि अपटेक क्या ट्रेन है करके कि बता हाँ, दो right, कि कैसे होगा, जो मतलब अभी तक हाँ, एनपीके ही यूज हाँ, कर रहे हैं, हाँ, जिन्होंने जैसे रीजनरेटिव के बारे में अभी सुना नहीं है ज्यादा। right, कट टू शॉर्ट इसको Cut करते to हैं। short। सबसे पहली चीज जो फार्मर के पर्सपेक्टिव से हम सोचते हैं, हम्म, ठीक है, सबसे पहली चीज हमारे को क्या बोला जाता है कि पीएच क्या है सॉइल का, हम्म, ठीक है। हम्म, तो अब वो जो पीएच है वो मानक किस चीज का है, मतलब कि क्या क्या चीज उससे निर्धारित होती है? उससे निर्धारित होता है कि सॉइल के अंदर जो जितने भी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है। जब तक पीएच जो है वो 7 से लो नहीं होगा, right, है ना, जब वो 7 से जब थोड़ा सा नीचे जाएगा तब तक आधे से ज्यादा चीजों की अवेलेबिलिटी सॉइल के अंदर नहीं होगी, right, है ना। right, तो वो बोला जाता है, जैसे सेब में बोला जाता है 5.5 से 6.5 के करीब रहना चाहिए, 5.5 से 6.5, है ना। हल्की से एसिडिक होनी चाहिए हाँ, सेब के लिए। ये ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके ऑपोजिट नेचुरल सिस्टम में देखा गया कि पीएच न्यूट्रल है, अच्छा, न्यूट्रल रहता है नेचुरल 7, अच्छा, ठीक है, पीएच न्यूट्रल है और प्लांट एफिशिएंट नहीं है। वाह, इसका एक और रीजन है, क्योंकि पीएच एकमात्र मानक नहीं है, इसका एक और मानक है, उसका नाम है रिडॉक्स पोटेंशियल, ओके, ठीक है। उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है, मतलब वो तो साइंटिफिक वे में ही हो सकता है, खेतों में नहीं हो पाता हो, ठीक है। अब वो तो आप नाप नहीं सकते, चलो ये सब जितना भी झंझट ये वो रिडॉक्स पोटेंशियल पीएच छोड़ो, एक चीज अगर आपके अबंडेंस में होगी ना सॉइल में, तो सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। Right. क्या हो सकता है वो? माइक्रो एक चीज दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक चीज सॉइल के अंदर अगर अच्छे लेवल पे है तो सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स को या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है नीचे उनको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। कार्बन ऐसे कि उसके वो सी कार्बन वो जो एक फैक्टर है ना, वो निर्धारित करता है बहुत सारी चीजें, और वो है वाटर, ठीक है। जो रिडॉक्स पोटेंशियल है ना, जो ये जो किसी भी चीज की जो अवेलेबिलिटी है, वो सॉइल के अंदर तभी होती है अगर सॉइल जो है मॉइस्चर है उसके अंदर, राइट, है कि नहीं है। ये पहली चीज है। Moisture. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तब वो अदरवाइज वहां स्पोर्स में ऐसे स्टिल पड़े होते हैं, वो एक्टिव ही नहीं हो पाते जब तक मॉइस्चर नहीं है। तो जितनी खादें आप डाल दो, कुछ भी डाल दो, कैसा भी कर दो प्लांट को, और जितना मर्जी कार्बन नीचे बढ़ा दो, कुछ कर दो, एंड पॉइंट जो सबसे पहली जो चीज आपको चाहिए होगी सभी लोगों को, वो होगा पानी। तो पानी को आपको सबसे पहले सॉइल को प्रोवाइड करके रखना है कि उसमें न्यूट्रिएंट, इसीलिए बोलते हैं मल्चिंग, इसीलिए बोलते हैं ग्रीन मैन्योरिंग, और पानी इसीलिए बोलते हैं कार्बन के लेवल को बढ़ाना। क्यों? ये देखा गया साइंटिफिक उसके अंदर कैलकुलेशंस के अंदर, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए उसके अंदर देखा गया कि जब पानी का लेवल अगर सॉइल के अंदर बढ़ाना है ना, तो आप कार्बन का लेवल बढ़ाना है। कैसे? कि एक चम्मच के अंदर इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीवित तो तभी रहेंगे जब पानी होगा, ठीक है। अगर उनको पानी एक्स्ट्रा मिल गया, लेट्स से कि हमें ड्रॉट पड़ता है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं? स्टोरेज। वो भी सेम चीज करते हैं, प्लांट स्टोरेज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टोरेज करते हैं, फंगस के नेटवर्क स्टोरेज करते हैं। जितनी उनकी संख्या बढ़ती रहेगी, जितना ज्यादा पानी आएगा उतना वो सोखेंगे। इसी वजह से सॉइल जो है वो वाटर सिंक्स होता है। फॉरेस्ट जो है ना, फॉरेस्ट की जो सॉइल है उसके अंदर इतना ज्यादा कार्बन होता है कि वो पानी को एकत्रित करके रखता है, वो इकट्ठा करके रखता है। और दूसरी चीज क्या होता है कि जब पानी उसके थ्रू जाता है, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है पानी के अंदर, वो भी कोई ना कोई ले लेगा। ट्रू, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पानी में सब चीज घुलती है। राइट। तो जो रिडॉक्स पोटेंशियल जो चाहिए हमें सॉइल के अंदर, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स होती है, ठीक है। तो वो जो रिडॉक्स पोटेंशियल चाहिए, उसके लिए पानी की अवेलेबिलिटी सॉइल के अंदर जो है वो होनी चाहिए। और जब वो होती है तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिस्पॉन्स हमारे को मॉनसून टाइम में मिलता है हमारी सॉइल के अंदर, 3 महीने के अंदर हमारी फसलें तैयार हो जाती है पूरी तरह से,
बाकी हम मार्च से लगे होते हैं, जुलाई में जाके ही हम सब्जी यहाँ पे उगा पाते हैं। उसका मेन रीजन है अबंडेंस ऑफ वाटर। और जितने भी जीव जंतु है उनकी आपस की जो लड़ाई है वो दो ही चीजों की है, सनलाइट की और वाटर की। जैसे हम ये वीड बोल के बहुत सारे ग्रासेस को काट के फेंक के मार के उसी में ही डाल देते हैं, या बोलते हैं भाई ये वीड आ गया इसको जला दो, इसको ये कर दो वो कर दो। उनका कोई कंपटीशन नहीं है पानी के सिवा। पानी वो जरूर सोखेंगे क्योंकि पानी के लिए सभी को जरूरत होती है और सब चाहते हैं कि पानी। तो मेरे हिसाब से ये पहला चीज है कि अगर आपको सॉइल बिल्ड करनी है और उसमें ऑर्गेनिक मैटर को बिल्ड करना है, आपको उसको मॉइस्ट रखना पड़ेगा, और उसके लिए पहली चीज जो है वो है मल्च। और ये आपको बोलना जरूरी है काफी ना कि वाटर एंड मॉइस्चर में डिफरेंस थोड़ा, क्योंकि ना बहुत लोग ये होते हैं ना वाटर का मतलब फिर फ्लड कर देते हैं उसको। हाँ एग्जैक्टली That is और wrong. आई थिंक ये तो आपने भी देखा होगा कि फ्लड इरिगेशन इज नॉट बैड, बट इफ वी डू दैट इन अ स्पेसिफिक मैनर। जैसे कि स्वेल्स एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप खेतों में अपने स्वेल्स खोदो, जो भी फ्लडिंग हो रही है वो स्वेल्स के अंदर रहेगी, स्टोर हो गया, गहरी जगह पे खुलेगा रहेगी, होगा। धीरे धीरे वो इकोसिस्टम में रिलीज हो जाएगी। तो दैट इज ऑल्सो नॉट बैड। बट ये कि आप पूरा तौलियों में खेतों में पहले उसकी खुदाई करके ऊपर से पानी की बौछारें मार दो और उसको सीमेंट कर दो ताकि उससे एयर एक्सचेंज ना हो, तो फिर वो डर्ट की तरफ ही जाएगा, फिर आगे सूखा पड़ेगा, पहले वो सेट हो जाएगा, फिर उसकी धूल बनेगी, फिर वो इरोजन हो जाएगा। क्योंकि हमारे सारे खेत खुदे हुए होते हैं, ऊपर से बारिश होती है, फिर उसमें कॉम्पैक्शन कॉम्पैक्शन है। पहले तो वो जो अच्छा चीज है वो धो के ले जाता है, क्योंकि रन ऑफ जो भी चीज अवेलेबल होगी वो पानी में बड़ी अच्छे से घुलती है। पहले तो वो लीचिंग होगी उसकी, निकल जाएगा, जो बच गया वो वहां पे सेट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे हवा से इरोजन भी शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली फर्स्ट साइन ऑफ डेजर्टिफिकेशन है। अगर आपको अपनी अच्छे हरे भरे एरिया को डेजर्ट की तरफ लेकर जाना है तो ये पहली चीज है, उस जगह को खोदो, फिर उसमें फ्लड इरिगेशन करो, बाकी ऊपर बाकी काम कर देगा। इसीलिए बोलते हैं कि फॉरेस्ट कवर्स जो है वो खत्म नहीं होने चाहिए। जितने ज्यादा फॉरेस्ट कवर्स खत्म होंगे और हमारा इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर जो है वो फैल जाएगा सारे में, तो हमारी जो सॉइल है वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ जाएगी। और अभी 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ ना, एक ट्रेंड सा चल गया है, कोयला लाते हैं, कोयले को पीसते हैं और सॉइल में डालते हैं। अच्छा। उससे कहते हैं जो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनीज बन जाते हैं, इसके लिए हेल्प करते हैं। हाँ, तो कहते हैं, तो उसके बारे में आपने सुना है? उसके बारे में क्या हुआ है? मैंने बायोचार के बारे में सुना है, काफी इफेक्टिव होते हैं, जो वेरी मेन थिंग इन पर्माकल्चर। हाँ, इसमें मैं कुछ और चीज बोलूंगा, आप पहले अपना जवाब दो। हाँ, तो मतलब मैंने यूज नहीं किया अभी तक, वैसे वही जो घर में नॉर्मल होता है वो यूज किया है, ऐसे बिल्कुल मेथड से नहीं बनाया उसको बायोचार मैंने अभी तक। बट हाँ, कहने का मतलब वो भी एक कार्बन है ना, कोयला। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि कार्बन हम वापसी सॉइल में दे रहे हैं उसको, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कॉलोनी भी मिल रही है, और कार्बन जो है, कार्बन सॉइल की कार्बन उससे रेज हो रही है। नहीं, सॉइल की कार्बन उससे रेस तो नहीं होगी, बट हाँ ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए थोड़ा सा जो बिल्कुल ही डिग्रेडेड सॉइल है उसमें हेल्प मिल जाएगी। बिकॉज कार्बन तो इवेंचुअली जो सॉइल की कार्बन है वो तो प्लांटेशन के थ्रू ही रेज होगी, जब फोटोसिंथेसिस होगा कार्बन नीचे जाएगा लिक्विड फॉर्म में, तब जाके रेज होगा असली में। बिकॉज वो तो हमारी इंटरवेंशन है, वो तो हम एक सॉइल अमेंडमेंट के तरह से हम उसको अगर मान लो यूज करना चाहे जहाँ पे बहुत ही डिग्रेडेड लैंड है, तो शायद हेल्प कर सकता है। और बायोचार वगैरह और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मल्चिंग, बायोचार, ह्यूमिक एसिड, ये सब चीजें सपोजिटली काफी हेल्प होती है। हाँ, कार्बन के लेवल क्यों क्या है ना कि वो जैसे बायोचार और ये सब कुछ ना, ये ना इवेंचुअली इनर्ट मटेरियल होता है, उसके बाद ये डिग्रेड नहीं होता। तो वो जो इनर्ट मटेरियल में ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी कॉलोनी, उसको फूड भी प्लस कॉलोनी दोनों चीजें बनाते हैं। मान लो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, रन ऑफ हो रहा है, उस टाइम पे अगर कार्बन वहाँ अच्छा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा खासा शेल्टर रहेगा। उसमें और एक चीज वो और ऐड करते हैं कि वो फ्लड नहीं होता ज्यादा आसानी से। जो बायोचार होगा ना, वो कह रहे हैं वो इंटैक्ट रहता है, वहीं पे सॉइल में इंटैक्ट रहता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो होता है वो उसके साथ फ्लड नहीं होता है, जैसे सॉइल के साथ फ्लड हो गया। हाँ, मैं भी ये बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसे होता है। बट वो भी डिपेंड करेगा ना आपका सॉइल का डिजाइन क्या है। मान लो आप स्लोप पे है, बायोचार डाला है, हवा से ही फ्लड हो तो निकल जाएगा। अब कैसे इंटीग्रेट हो रहा है, वो कैसे सॉइल के अंदर इंटीग्रेट हो रहा है, ये नहीं कि आपने खोद दी सॉइल, ऊपर से कोयला डाल दिया और हवा आई और उड़ा के ले गया। आपको सॉइल तो खोदनी नहीं है, अगर डाला भी आपने कोयला,
ऊपर से मल्चिंग होनी चाहिए, पूरा प्रॉपर तरीके से वो सिस्टम में इंटीग्रेट होना चाहिए धीरे धीरे। अब ये हाँ। जो आपने पॉइंट बोला ये बड़ा सही, बिल्कुल एक्यूरेट है कि कोयले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कॉलोनीज बनाने के लिए। और पुनीत का पॉइंट बिल्कुल सही है कि अगर वो कॉलोनीज वहां पे बनी हुई है कोयले के अंदर, तो कोयला जो एक जगह पे अड़ा रहेगा, Right. ठीक है, और जो चीजें घुल गई है, जैसे आप बोल के ह्यूमिक एसिड डाल रहे हो, तो वो तो लीच भी हो जाएगी और आगे निकल भी जाएगी। Right. उसका एक मेन रीजन है कि आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमिक एसिड बना कैसे रहे। तो बड़ी बड़ी कोयलों की खदानें होती है, उनको खोलते हैं, उसके टॉप के ऊपर पूरा बायोचार होता है। वो एग्जैक्टली वही होता है जो हम पहले चूल्हा जलाते थे और काइल लगती थी, काइल, हाँ, right. वो ह्यूमस है, Right. ठीक है, Inert उसको है। इकट्ठा करते हैं। हाँ, अब वो ना आपने देखा होगा वो कैसी होती है ना। अब उसको डालना वो करना हो, तो अब उसको थोड़ा सा इस तरीके का मटेरियल बनाना है कि लोग उसको डाल सके, बेच सके, उसको भूला जा सके। तो उसमें आई थिंक पोटेशियम परमैंगनेट में उसको पहले मिक्स किया जाता है। ओके, तो उसमें 2-3 चीजों से पहले केमिकल की ट्रीटमेंट करके हमारे को उसको दिया जाता है। अच्छा, तो पहले तो मैं बहुत ही, जब मैंने ये समझा, आई थिंक सबसे पहले पालेकर जी को जब सुन रहा था, तो मुझे समझ आया कि ह्यूमस का निर्माण होता है, ये अच्छेदन डालो, अच्छेदन बोलते हैं मल्चिंग को। मल्चिंग को अच्छे दिन। तो वो जब उन्होंने डालना शुरू किया था, तो मुझे लगा कि यार ये इसका कुछ, फिर मैंने वही जो हम करते हैं गूगल किया, मैंने देखा यार ह्यूमिक एसिड मिल तो रहा है। मैंने खरीदा पहली साल, कट्टों के हिसाब से खरीदा, वो डाला और मेरे को रिस्पॉन्स मिली। अच्छा, अनजान ये होके कि मुझे ये समझ नहीं थी कि ये काम कैसे करता है। मुझे लगा कि ये कोई न्यूट्रिशन है, बट ह्यूमिक एसिड जो है न्यूट्रिशन नहीं है। तो वो मैंने डाला और मेरे को अच्छे रिस्पॉन्स मिले। सेकंड ईयर सेम चीज मैंने की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब 21 में मेरे को रिस्पॉन्स मिला, 22 में मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिस्पॉन्स क्या मिला? मतलब रिस्पॉन्स की growth प्लांट की दिखा? जो ग्रोथ है, छोटे प्लांट्स में मैंने इस्तेमाल किया, बड़ों में तो नहीं। बड़े में तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया था बिल्कुल, और नर्सरीज जो थी मेरी उसमें इस्तेमाल किया। अच्छा, तो जब नहीं मिला तो मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया। देन आई फाइंड कि यार ये तो सारा केमिकली ट्रीटेड होता है और इसमें कोई ताकत तो होती नहीं है, इससे अच्छा तो आप बायोचार बना दो। फिर मैंने ह्यूमस पढ़ना शुरू किया। फिर जब ह्यूमस पढ़ना शुरू किया तो समझ आया कि ह्यूमस इतनी इजीली एकदम से नहीं बनता है। वो फंगल डिके के थ्रू जो छोटे छोटे ब्रेक डाउन करके जब लास्ट में जब बच जाता है कार्बन, वो ह्यूमस होता है। हाँ, और उसमें साल लगते हैं, ऐसे नहीं बन जाएगा कि आपने सेंचुरीज हो जाती है। हाँ, जंगल मतलब के जो ह्यूमस बना टेक्निकली हुआ है, तो कई सौ साल लगेंगे उसमें। हाँ, मतलब ऐसे तो माना जाता है कि 25-30 साल में वो सॉइल बिल्ड होती है। वो- जो वो फॉरेस्ट भी अगर सॉइल जो ऑलरेडी perfect- बिल्ड हुई है, हाँ, हाँ, उसमें बनने में फॉरेस्ट में कई साल लगे थे, कई इसीलिए वो साल। उपजाऊ है। हाँ, तो ये तो था कि ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल जो है इतना फायदेमंद नहीं है। बायोचार का इस्तेमाल जो है उससे मार्केट में जो अवेलेबल ह्यूमिक हाँ, एसिड है उसका, वो हाँ, लेकिन जो बायोचार है उसका इस्तेमाल जो है वो है फायदेमंद। अगर आप उसमें अपने तौलियों में और उसमें अंदर कोयले की मात्रा को बढ़ा देते हैं, तो वो फंगल नेटवर्क्स के लिए और भी चीजों के लिए वो फायदेमंद होता है। और उसमें काफी सारी चीजें अनजली भी रहती है। तो अब ये जो बिना जली जो चीजें, इसके बारे में मैं एक आपको पुराने जो हमारे साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ समझ आनी चाहिए हमारे को ये चीज, कि हम लोग हवन करते हैं। हाँ, तो पहले पहले बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, ठीक है, उसमें आहुतियां डाली जाती थी, राइट, एक चीज की नहीं होती थी। अच्छा, उसमें वुड यूज किए जाते थे, ओके, अलग अलग तरह के, और उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजों की आहुतियां डाली जाती थी। अच्छा, अनाज की, अनाज, उसमें दूध, घी, सब, दही, ऐसा कुछ नहीं था जो हमारे पास अवेलेबल है और उसकी आहुति नहीं डाली जाती थी, ओके, ठीक है। और ये माना जाता था कि इसमें से जो भी हम इसमें डाल रहे हैं ये जलना नहीं चाहिए, अच्छा, इट मस्ट नॉट बी बर्न, ओ, ठीक है, ये अध जला होना चाहिए कि हल्का सा काला। बायोचारी एग्जैक्टली। और अब ये ऐसे बोला और जाता हो है, गया है। ये आपको आज भी पंडित जी आपके पास पूजा करने आएंगे, ही विल टेल यू कि आपको अब ये जो है इसके अंदर जो माल है, आपको इसको खेत में डालना है अपने। इसीलिए बड़े हवन करते थे, बड़े यज्ञ करते थे, बड़े बड़े कुंड होते थे, तो उसको उठा के ये सब वही तो किया जाता था। और वो जो उसमें डाला जाता था आहुति में, वो अधजला होता था। हाँ, तो वहां पे जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब निकलते थे, उनको कॉलोनीज तो मिलती थी, साथ में थोड़ा फूड भी तो होता था उसमें, ताकि वो जल्दी से कॉलोनीज को एस्टेब्लिश करे। राइट, राइट, तो ये था वहां पे, तो वो ये तब से था। वाह, ये सेम चीज जो है मैंने डिस्कवर की, जो सप्तधान्य अंकुर अर्क है, वो हमारा 7 अनाज था, 7 अनाज होते थे। अच्छा, तो ये तो पहले से हमारे ट्रेडिशन में था। वही तो मैं कह रहा हूँ, पुरानी हाँ। विजडम ना एकदम क्या ना, साइंटिफिक नॉलेज बहुत अच्छी चीज है डेफिनेटली, बिकॉज
बिना साइंटिफिक उससे, बट साइंटिफिक चीज है क्या? ऑब्जर्वेशन है। हम्म, जो भी उन्होंने एक लैब में एक लिमिटेड जगह पे ऑब्जर्वेशन की रिसर्च करे, दैट इज वो अच्छी है, बट वो ना एक लिमिटेड चीजों पे हुई है, और उसकी वजह से हम हर चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि पिछली विजडम जो थी वो किसी ना किसी वजह से थी, हम उसको डिस्कवर नहीं कर पाए क्यों थी, बट वो थी। तो इसीलिए ना जो जो लोकल विजडम होती है, नेटिव विजडम होती है, वो बहुत, जैसे आपकी नेटिव अमेरिकन विजडम है, यहाँ की हमारी इतनी सारी चीजें, हमारी तो बहुत स्ट्रांग है। मतलब बहुत चीजें थी जो हम भूल गए हैं, हमें पता ही नहीं है। तो वो चीज बहुत जरूरी है डेवलप करना। तो ये और ये बायोचार में भी यही होता है कि जो आपने बोला ना अधजला, बायोचार में क्या होता है, उसका बनाने का प्रोसेस ये होता है कि उसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में जलाना होता है, कम ऑक्सीजन। हाँ बहुत कम ऑक्सीजन, मतलब फिर ऐसे दबाना होता है। आई थिंक कोयला भी ऐसी कोयला भी दबा ऐसे दबा के। तो वो तो ये अभी टॉपिक जो है रीजनरेटिव से कोयले की तरफ निकल गया थोड़ा, दो। तो समराइज कर लेते हैं थोड़ा रीजनरेटिव। और उसके लिए हम सॉइल बिल्ड कर रहे थे, हाँ। और उसके लिए हम सबसे पहली चीज पानी चाहिए सॉइल को, Right. और उसके बाद Moisture, हमारे को कॉलोनीज चाहिए वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। नेटिव है ना। तो और नेटिव कैसे आएगी, उसके उसके 2-3 तरीके हैं। वो ऐसे डायरेक्ट ऐड करने से नहीं आएगी कि घोटा बनाओ, ठीक है। वो नहीं आती। आपको लोकल सॉइल से जो Right. आपके जो मिल रहे हैं जंगल के अपने उनको आसपास फैलने देना होगा, और लोकल आपके स्पीशीज बीजनी होगी। हम्म, जैसे एक पालेकर जी की ही विधि है कि पेड़ को लगाने की, है ना। तो वो क्या है कि जैसे आपने सीड जो डाला, उसको जीवामृत के घोल के साथ वो बनाते हैं स्पेशली, उसके साथ मिला के तब उसको डालना है। जैसे माइक्रोब कोटिंग होती है, एग्जैक्टली, माइक्रोब कोटिंग। तो वो जो है वो करवाते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ उसी में नहीं होता है, सीड के खुद के अंदर जो है उनकी स्पीशीज जो है ऑलरेडी होती है ना। अब वो जो सीड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम खा रहे हैं, वो बेसिकली हमारे लिए नहीं था, ना ही उस पेड़ के लिए था। उस पेड़ का इतने से गेहूं के बीज से क्या होगा, है ना, जिसमें इतना सा कार्बोहाइड्रेट है, वो उनके लिए था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। वो क्या होता है कि जैसे ही वो सीड फटता है, जैसे ही उसमें वो जब सजीव होता है, दोबारा जीवित होता है, तो वो क्या करता है कि जैसे ही टैप रूट चलना शुरू होता है, वो उसके साथ चलना शुरू हो जाता है उसको सपोर्ट देने के लिए। तो वो उनके लिए होता है कि तुम पहले सबसे ज्यादा फैलो और फिर तुम इसको सपोर्ट करना। और वो होते हैं जिसको बोलते हैं ना वफादार, वो जीव होते हैं उनके साथ। तो ये किस में होगा, सिर्फ इंडिजिनस सीड्स में। जो आपके जो ये मॉडर्न F1 हाइब्रिड और GMOs है, इसके अंदर तो ये है ही नहीं, ये तो खत्म कर दिया, डिजाइन करके बनाया है ना कि तो क्वेश्चन यहाँ से फिर एक आया कि जो नेटिव सीड्स है, नेटिव सीड्स आपने दाल बना दी, तो दाल तो गर्म हो गई, तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो भी खत्म। हाँ एग्जैक्टली, वो तो जो आपने पका दिया वो तो खत्म है, बस रहने दे। तो क्वालिटी आपने तो बहुत अच्छी कर दी ना बेंडिंग करके, थोड़ी बहुत। हाँ मैं पूरा लगातार बेंडिंग करने, एक बंदा रखा है हमारे साथ, एक टाइम ना छाट के कौन सा बेंडिंग कर, सही चल रहा है। अच्छा, तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए जब आपने खाना बना दिया। हाँ वो तो ऑब्वियस है। तो फिर यहाँ तक तो हम पहुंच गए कि सॉइल में क्या पानी चाहिए और कॉलोनीज बनानी है हमने। तो उसके बाद हमारा रह गया कि अब कॉलोनीज हमारी बन गई सॉइल में, और प्लांट के साथ सिम्बियोसिस कैसा है, कैसे काम करेगा। बट क्या है ना कि वही ये बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है। जब वही मतलब उसको ट्रिम करके थोड़ा शॉर्ट में, जैसे आपने वो प्लांट ने शुगर बनाया, शुगर दिया नीचे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसने खाया, और वापसी में वो मर गया और प्लांट ने उसको ऊपर ले लिया। तो उसको थोड़ा डिटेल में इलेबोरेट करके, राइट। तो ये ना बहुत साइमल्टेनियस, जैसे अलग अलग तरह का होगा, पोटाश का होगा, नाइट्रोजन का होगा, सल्फर होगा, कैल्शियम होगा, इस तरह से किस तरह से प्लांट अपनी नीड पूरी करता है। राइट। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनी है ना, वो प्लांट की प्रेजेंस में ही बनती है सारी, जितनी भी, जैसे मॉइस्चर हुआ हमारा, सॉइल कितना मॉइस्चर है, मॉइस्चर के बाद जो प्लांट्स है के साथ सिम्बियोसिस में डिफरेंट प्लांट के साथ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो,
अब वो जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगी आपके सॉइल में, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स जितनी ज्यादा होगी, प्लांट्स का मतलब जरूरी नहीं है कि जैसे मैं सेब के बगीचे की बात नहीं कर रहा, सेब के बगीचे के अंदर जो आपके घास उग रही है जो अलग अलग तरह की, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उस घास में, उतना ज्यादा डाइवर्सिटी नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगी। तो वो क्या करेंगे, वो जितनी डाइवर्सिटी होगी तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड होता है अलग अलग बैक्टीरिया। मान लो फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, पोटाश सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, बहुत तरह के होते हैं। बट अगर डाइवर्सिटी होगी तो सारी तरह के बैक्टीरिया हमारे पास रहेंगे, हर तरह की फंगस वहां पे रहेगी, वो एक दूसरे को खाएगी, उनका फूड चेन अलग बना होता है। और जो प्लांट को जो न्यूट्रिशन चाहिए तो उनका जो नेटवर्क बना होता है नीचे थ्रू माइक्रोराइजा फंगाई और ये सब कुछ, तो हर प्लांट को जो जो उसको चाहिए एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम है वहां पे हर प्लांट का, कि मेरे को एप्पल को अगर नाइट्रोजन चाहिए तो वो अगर मान लो उसके बगल में मान लो मटर उग रहे हैं, मान लो वहां से वो नाइट्रोजन सप्लाई करा सकता है। इसी तरह से मतलब अगर जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतनी तरह के अलग अलग बैक्टीरियाज होंगे, उतना अलग तरह माइक्रो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स बनाएंगे और अवेलेबल कराएंगे प्लांट्स को जिस हिसाब से। और सिस्टम तो इतना ज्यादा जो रिसर्च हुई, इतना ज्यादा एक्यूरेट होता है प्लांट का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। इनफैक्ट बहुत सारे प्लांट, क्या आई थिंक सभी प्लांट, ये रिसर्च ही है कि इनफैक्ट प्लांट उस तरह की शुगर प्रोड्यूस करता है जिस तरह की उसको न्यूट्रिएंट की नीड होती है। तो वो वहां पे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो वाला सिग्नल मिलता है नीचे, वो वाला शुगर देगा Right. जिसकी उसको जरूरत है और बदले में वो उससे ले लेगा। एग्जैक्टली। सो कितनी अमेजिंग चीज है नहीं कि प्लांट को पोटेशियम की जरूरत है, तो उस तरह का फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो शुगर बनाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिग्नल देगा कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो वाला बैक्टीरिया फंगाई उसके काम में लग जाएगा और उसको वो सप्लाई करेगा वो चीज। पर वो तभी पॉसिबल है अगर डाइवर्सिटी हो। अगर हम आप एक ही तरह के होंगे तब नहीं पॉसिबल हो, फिर आपको एक ही चीज मिलेगी। नहीं, इसमें बेसिक तो बिल्कुल जो मुझे भी समझ आता है ना, आम लोगों के लिए, मतलब जैसे हम लोग हैं, आम किसान हैं, आम लोगों के लिए तो बेसिकली यही समझना है ना कि हमें पहली चीज ये समझनी पड़ेगी, इस धरती के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो फूड है वो प्लांट बनाता है। राइट, बहुत बहुत ये सिंपल बिल्कुल वे में, क्लियर परफेक्ट वे में है। बोला आपने। इसमें कुछ आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। नहीं कर सकते। अगर कल को आप बोलोगे हम एक फैक्ट्री लगा देंगे और वहां पे फूड बनाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की जो कैपेसिटी है प्लांट्स के पास वो बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, जिसके थ्रू वो कार्बन, जो हमारा जो फूड है, ग्लूकोज है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके वो बनाते हैं। ठीक है, तो अब वो जो शुगर है वो उनके पास है, तो पावर उनके पास है। भाई मैं तुझे दूंगा तो तभी तू जीवित रहेगा, तो तेरे को वो तो करना पड़ेगा काम जो मैं तुझे दूंगा। बेसिकली प्लांट्स जो है डोमिनेटिंग है। नहीं, डोमिनेटिंग नहीं है। इकोसिस्टम में तो डोमिनेटिंग है प्लांट। इकोसिस्टम में डोमिनेटिंग तब है प्लांट जब वो एक ही तरह के। एग्जैक्टली, मैं ये बोल रहा था, इसीलिए डाइवर्सिटी है। ये बहुत तरह की, अगर वो एक ही तरह के मोनोकल्चर में, तब उनकी दादागिरी है। लेकिन जब डाइवर्सिटी है, जैसे सबसे पहले जब अर्थ बनी थी तो फंगी थी हर जगह, फंगी फंगी हमेशा थी, हमेशा रहेगी, है ना। जिसको तो बोलते हैं ना। उसके बाद प्लांट हवा आया, में, जमीन में, हर जगह पे फंगी। उसके बाद प्लांट आया, उसने बोला फंगी तू भाग जा, मैं यहाँ का राजा हूँ। तो उसके बाद प्लांट ने इतना डोमिनेट किया फंगी को कि वो उसके साथ ही अब वो कनेक्शन में रहती है प्लांट के साथ ही। तो प्लांट ने पूरे में कब्जा कर दिया, सिर्फ पानी, I don't know, क्या पता फंगी ने उसको पता है, लेकिन अर्थ पे तो प्लांट ने कब्जा कर दिया। बल्कि पहले फंगी थी पूरे में। क्या पता ये तो फंगी ने नरेट करने हेल्प का एक करवाया। तरीका है, लेकिन बेसिकली तो सारी जो दुनिया है, इनफैक्ट अगर आप ना भी चाह रहे हो ना किसी की हेल्प करना, इनडायरेक्टली इकोसिस्टम में आप कहीं ना कहीं उसकी हेल्प कर रहे हो, करने पड़ते हैं। ठीक है। तो ये तो एक बोलने का तरीका है कि ये डोमिनेट करता है, ये ऐसा करता है, लेकिन एक दूसरे के पर्यायवायक है। मतलब कि एक दूसरे को, उनको अगर फंगस नहीं है तो प्लांट्स नहीं, प्लांट्स में, और अगर प्लांट्स नहीं तो और अगर प्लांट्स है बगैर फंगस के तो बीमार है। उसमें कुछ नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो बीमारियां जो आ रही है ना, वो ये जो डाइवर्सिटी खत्म हो रही है इसकी वजह से बढ़ रही है। इस वजह से इम्यूनिटी खत्म हो रही है, प्लांट न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, क्योंकि डिजीजेस जितनी भी है प्लांट में, वो डिजीज की प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है कि प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। लेकिन प्लांट सरवाइव हो जाता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है।
मतलब जनरली वैसे ऐसे नहीं कि हमारे को वो वाले प्लांट्स चाहिए, हाँ जनरली नहीं, टॉकिंग के obviously, प्लांट्स सरवाइव हो जाता है हार्श प्लांट कंडीशन सर्वाइव हो जाता है, बहुत ही लेकिन डेलिकेट बैलेंस है ना वो, लेकिन जो बहुत ही- आप जिस तरीके से उनको अभी पाल रहे हो वो तो पालने के बावजूद सरवाइव नहीं हो रहे, समझ रहे हो? तो स्पेसिफिक कुछ स्पीशीज है जो रेजिलियंस है जिनके अंदर के मरना नहीं है, नहीं है। जैसे कैक्टस एक है, अब कैक्टस को आप डेजर्ट में रहता है, पूरा पानी से भरा होता है। राइट तो अभी रीजनरेटिव वे में हम जैसे रीजनरेटिव वे में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो भी कर रहे हैं, तो उससे कैसे बेनिफिट मिल रहा है अभी तक, क्या क्या बेनिफिट मिला? बेसिकली तो जो मुझे अभी तक समझ आया, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली जो मैं बोल रहा हूँ यही सही है, बट जो जितना आप डाइवर्सिफाई कर सकोगे अपने फार्म को, भले ही चाहे आप सेब एज ए कैश क्रॉप उगा रहे हो, लेकिन और चीजें आपको उगने देनी पड़ेगी, भले ही आप उनको एज ए फर्टिलाइजर यूज करो, बाद में उनको चॉप डाउन करो, या फिर उनको सीजनली इस तरीके से उगने दो कि उसका इम्पैक्ट सेब के ऊपर ना पड़े, लेकिन उनको उगने दो। सेम कीड़ों के साथ है, सेम डिजीज के साथ है, तो उसके लिए हमारे को ये जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर और केमिकल्स है इनको बंद करना पड़ेगा, और ये करने के लिए बहुत ताकत लगती है। तो ये पहला स्टेप है, अगर आपको रीजेनरेटिव जाना है तो आपको बहुत सारे केमिकल्स जो है एकदम से ही बंद करने पड़ेंगे, जिसमें से पहली चीज है खाद। पर मैंने भी किया है, शायद आपने भी किया है ना, खाद बंद करने से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर उसको exactly. सप्लीमेंट कर सकते हैं, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सॉइल तो हमने आपको कर ही लेती है किसी ना किसी तरह से। आप उसको फॉर टाइमिंग फॉर एग्जांपल फोलियर के थ्रू कर सकते हैं आप कुछ और प्रोडक्ट्स, मतलब एटलीस्ट जो ये सॉल्ट वाली खाद है उसको तो रोक ही सकते हैं इमीडिएटली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम रोक दें। आई थिंक कोई ऐसा कोई ड्रास्टिक सब्सटेंशियल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्रॉप पे, क्रॉप नहीं लगेगी आपके पास। एग्जैक्टली। और फार्मर्स पता क्या है, फार्मर्स तो एक्चुअल जो ग्राउंड पे है काम करने वाले ना वो लोग हैं। अब क्या होता है कि ज्यादातर साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उसमें एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर एक रिसर्च की जाती है, लेकिन हम काम करते हैं यहाँ पे ब्रॉड चीजों पे, ठीक है, कि वेरिएशन बहुत और वेरिएबल्स हमारे है। पास इतने कोई टूल्स होते नहीं है चीजों को समझने के। तो ऐसा माना जाता है कि जो चीजें आपको किताबों में लिखी है, ठीक है, वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है आपके फार्म पे, आप देख रहे हो कि ये किताब में ऐसा लिखा है, ऐसा करने से ऐसा होगा, और ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो उस किताब को भी फेंक दो और उस प्रैक्टिस को भी साइड कर दो, ठीक वही है। तो मैं बोल रहा था तो कि ये मैंने समझा खाते जब फेंकी कि हम लोगों को किताबों में लिखा आता है कि आपको 1 किलो यूरिया डालना है, 2 किलो फॉस्फोरस डालनी है, इतना किलो पोटैश डालनी है, इस सेगमेंट में डालनी है, तो आपके कलर आएगा। makes no sense। और फार्मर्स के पास अभी हमारे पास जैसे ज्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि जो सैप एनालिसिस की फैसिलिटी नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो हम वो तो पता नहीं कर सकते हैं एक प्लांट। ब्रॉड चीज होगी ना सैप एनालिसिस, वो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ तो हम बेसिक बिल्कुल इसके ऊपर आते हैं कि नेचुरल सिस्टम में तो ऐसा कहीं था ही नहीं कि पोटैश फॉस्फोरस डालो तब ही खेती होगी, Exactly। और अच्छी खेती तो हो रही थी ऑलरेडी, एनपीके के बगैर भी हो रही बिना थी, उसके हो रही थी और बहुत अच्छी हो रही थी, है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एनपीके में जो हम बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं उसको खर्च करने की जरूरत नहीं है। वही मैं कहना चाह रहा था कि हमारे पास सैप एनालिसिस तो है नहीं है। अब जो फार्मर है वो एनपीके डाल रहा है और उसको पता नहीं है प्लांट ने अपटेक किया है या नहीं किया है वो एनपीके। नहीं ये तो- इसमें ये नहीं, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है अपटेक नहीं करेगा, अपटेक गारंटीड करेगा। जैसे मैं बताता हूँ कि पोटैश को जो लेकिन है, उसको जरूरत थी नहीं थी वो उस चीज का तो पता नहीं था ना फार्मर को। वो तो मान लो कि आपको अबंडेंस में है और आपको मिल गया, आपने खाद डाली चाहे नहीं डाली, ऐसा मान लो ऐसे कि आपको अबंडेंस में मिल गई, लेकिन कहानी शुरू होती है रीजेनेरेटिव उसके बाद कि उसका हुआ क्या। सबसे पहली चीज क्या होगी, जैसे पोटैश, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीनों एक ही तरह की चीजें है। तू नहीं तो पंकज भाई, नहीं तो मैं, ठीक है। अब मैं हो गया चौड़ा, यहाँ फैल गया, तुम्हारे को मैंने भगा दिया यहाँ से, तो तुम दोनों की डेफिशिएंसी, ठीक है, या तुम दोनों ने मेरे को डोमिनेट कर दिया, मैं यहाँ से भाग गया तो मेरी डेफिशिएंसी। तो ये जो तीनों मॉलिक्यूल है सेम इसमें ऐसा है, जैसे ही पोटैश के लेवल बढ़ेंगे आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी नाक में आएगी। पोटेशियम तो मतलब ठीक बहुत है। जहर है और सेम इसी तरीके से और भी चीजों के लिए, जैसे नाइट्रेट आप डालोगे वो गारंटीड पेड़ को मिलना है, ऑपोजिटली चार्ज्ड है, और शक होके सीधे प्लांट के ऊपर चला जाना है।
जैसे ही वो प्लांट में ऊपर जाएगा, ठीक है, वो मेटाबोलाइज नहीं होगा। उसको मेटाबोलाइज करने के लिए प्लांट को बहुत सारी एनर्जी लगती है, बहुत सारी ताकत लगती है। तो ये तो हम तो सोच रहे हैं ना ये ठीक करेगा, लेकिन ठीक कहाँ कर रहा है। उसमें जैसे आपको जनरली जो स्टार्टिंग में डलवाते हैं ना, एनपीके की स्प्रे करो, सेटिंग हो गई, एनपीके की स्प्रे, सेटिंग के टाइम पे कैल्शियम चाहिए सेल डिवीजन के लिए, और उस टाइम एनपीके की स्प्रे करवा दी, तो उसका जो पोटाश था उसने तो कैल्शियम का काम कर दिया, सेल डिवीजन तो उल्टा हो हुआ नहीं। गया। तो मतलब फार्मर को ये उल्टा भी हो तो गया। सोचना चाहिए कि उस बारे में पोटैश को फ्लावरिंग टाइम पे डालने पे बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। बहुत ज्यादा पोटाश को फ्लावरिंग क्या, इवन आप जब वो छोटा होता है, जब सेटिंग हो जाती है, तो उस टाइम भी अगर आप पोटाश की स्प्रे कर रहे हो, वो तो एकदम उल्टा काम करेगी वो। मैंने तो जो मुझे समझ आया, वैसे मेरी लिमिटेड नॉलेज है सेब के बारे में, मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं मतलब ये हर उसके लिए पोटाश एक जनरल बात कर रहे हैं, हाँ। हर किसी भी किसी ना फ्रूट पे कर जब रहे हो, सेल किसी डिवीजन पे कर टाइम रहे हो। आएगा ना, हाँ। जब क्रॉप लगने फ्लावर वो- के बाद जब सेटिंग होगी, वो तो आप एक्सपेंशन के लिए जरूरत होती है उस टाइम पे एक्सेस ऑफ पोटैश जो है ना, एग्रीकल्चर पे भी अगर आप ठीक है। बात कर रहे हो, जब आपका दाल में आपका फूल आ गया, आपने फूल कोई के बाद जो प्रोसेस है ना, आपने दाना उस टाइम बनने- पोटाश डाल दी उस पे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो पोटाश है ना, वो अगर सेब के कॉन्टेक्स्ट में बोले, मैं तो कह रहा हूँ कि सीजन के 1 महीने पहले ही डालना, उससे पहले डालनी नहीं चाहिए, छूनी भी नहीं चाहिए पोटाश बगीचे के अंदर मेरे हिसाब से। हाँ, सीजन के लिए 1 महीना बच गया, 3 वीक्स बच गए, तब डाल दो अगर आपको जरूरत है, लगता है कि हाँ नहीं यार उस स्टेज में कि जब हमें सेल इलोंगेशन चाहिए या फिर सेल फ्रूट फिल स्टेज है उसमें चाहिए कि फ्रूट को थोड़ा साइज वगैरह। अदरवाइज अगर बारिश अच्छी आई तो पोटाश अपने आप मिल जाता है। अगर आपको डालनी है उससे पहले तो छूना भी नहीं चाहिए, आई थिंक ये तो Exactly, मतलब वही मेरा बता point देना है चाहिए। पंकज भाई, वही मेरा हाँ। पॉइंट है कि जो मेन चीज आपकी रिडॉक्स पोटेंशियल है ना, Right. जब आपको रिडॉक्स पोटेंशियल अचीव हो गया, जो कि बारिश में होना ही है, वो तो अबंडेंस में नीचे हिमालयन पोटाशियम तो सॉइल ऐसी के चीज है अंदर ना, पोटैश और फास्फोरस की हाँ। अगर डेफिशिएंसी हो गई ना, जो ये साइंटिस्ट बोल रहा है, तो वो काफी गलत चीज बोल रहा है। वो इसको नहीं बोलना चाहिए, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। अब ये तो चलो एक चीज हो गई, एक हमारा ये तो टॉपिक हो गया, वेस्टर्न लेकिन थ्योरी है ना, नहीं वेस्टर्न नहीं, वेस्टर्न नहीं है, वेस्टर्न एनपीके तो वेस्टर्न एनपीके तो वेस्टर्न थ्योरी और है ये ना, और नहीं, पोटेशियम गलत, के लिए भी गलत। जो आ रहा है ना, गलत वेस्टर्न थ्योरी नहीं तो यहाँ पे तो रिसर्च नहीं हुई ना हिमाचल में उस बारे में। एनपीके कंपनी की थ्योरी है। तो Heavy wash। तो इस चीज को समझो, इस चीज तो को समझो। कंपनी ने वहां की गवर्नमेंट को फोर्स किया, उनकी गवर्नमेंट ने नहीं, पूरे वर्ल्ड को फोर्स किया, चलो नहीं। सबको बांटो। नहीं, वो स्टोरी तो सुनिए ना, सबको वर्ल्ड वॉर बांटो। की वजह से स्टार्ट हुआ था ये यूरिया अरे का। तो इस चीज को यार समझो ना, इसको समझो कि हो क्या रहा है। बेसिकली ये गलत बोला जा रहा है कि वेस्ट की थ्योरी है। वेस्ट की तुम बुक्स पढ़ो, 40s की बुक्स पढ़ो, 50s की बुक पढ़ो, तब से वहां पे साइंटिस्ट बोल रहे हैं, मुंह खोल के बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि ये करो वो करो, लेकिन वहां पे कंपनीज इतनी स्ट्रांग है, वही सारी Lobby policy उनकी और- मार्केटिंग, ना, हाँ उनकी lobby मार्केटिंग strong स्ट्रांग है। ये सारी वो रिसर्च को जो वो फंड करते हैं। आज जो ये रीजनरेटी का मूवमेंट चल रहा है, ये भी वेस्ट से चल रहा है, हमारी कंट्री से नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी जरूरी है कि हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं। उसको आपको समझना है कि हम अपने छोटे से फायदे की वजह से एक चीज के पीछे जब भागना शुरू करते हैं ना, राइट। तो पीछे काफी चीजें छूट जाती है। तो जो ये एनपीके के पीछे हम जो इतने सालों तक भागे, हम लोग तो, तेरे को तो पता ही है, हम इतने सालों से केमिकल के पीछे भागे हुए थे, और अचानक से बंद की, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट हमारी ये बोलना क्वालिटी बहुत तो जरूरी हो है। ही रही है। हाँ, ये ठीक है, बोलना- जैसे ये बिटर पिट की समझ- प्रॉब्लम जो है वो ऑलमोस्ट हमने नेग्लिजिबल कर दी है। Right. प्लांट में जो टचिंग, जो फ्रूट में जो हमारी टचिंग आती थी, हम्म। वो हमने बहुत कम कर दी यार। Lack of इस calcium था, elevation में potassium, हम, हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, इस एलिवेशन में सितंबर में मिडल और हाइट के बराबर का सेम क्वालिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वाह। जस्ट बाय मैनेजिंग द न्यूट्रिशन। हाँ। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट न्यूट्रिशन, ये नहीं कि बस ठोक दो, समझ के उसको, समझ गए, बहुत जरूरी है है यार, ना? ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको चाहिए क्या हम्म। और प्लांट को चाहिए क्या। हम्म। अब जो चीजें हमारे बस से बाहर है, उस चीज को डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं। नहीं, ये हमें समझ आ गया है कि बेसिकली सॉइल के अंदर आपको हेल्थ उसकी ठीक करनी ही पड़ेगी, Otherwise आपके नहीं पास survive कोई होगा। सेकंड सॉल्यूशन नहीं है। बीमारियां अगर आपको रोकनी है, क्वालिटी अगर आपको लेके आनी है, फर्स्ट इंप्रूव योर सॉइल हेल्थ। हाँ, सॉइल से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर आपकी सॉइल हेल्थ अच्छी है तो उसके बाद आपको इतना न्यूट्रिशन अवेलेबल है कि ऊपर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो 2% रीजनरेटिव का भी 8% जब रीजनरेटिव फार्मिंग का भी एम है कि आप ना जो भी आप इम्प्लीमेंट कर, जो इनपुट कर रहे हो,
वो एक पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड के लिए है, जब तक सॉइल रीजनरेट नहीं होती है। एक बार सॉइल रीजनरेट होगी ना, उसके बाद आपको ना जरूरत नहीं है एग्जैक्टली रीजनरेट ये ऐसा बोला जाता है। ऐसे मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट को ओपनली फार्मर्स की तरफ से क्वेश्चन आया उनके मुंह पे कि तुम बोल रहे हो ये डालने से ये होगा, और जो तुमने मेरे को थ्योरी बताई है इस हिसाब से 4 साल के बाद तुम्हारी तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कहते बिल्कुल सही बात है। अगर 4 साल के बाद भी आपको हमारी जरूरत है तो कुछ गड़बड़ है हमारी थ्योरी में। तो वो खुद बोल रहे हैं यार। Exactly. उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ पैसे कमाने इस चीज से, उनको इस चीज से भी मतलब है कि हमारी जो सॉइल है वो ठीक होनी चाहिए। तो उस लेवल पे जो लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, जो इस चीज का सोच रहे हैं, आज के टाइम में हम न्यूट्रिशन मैनेज कर रहे हैं पेड़ों के अंदर। जैसे मैं एक बोरोन की एक वो पढ़ रहा था कि बोरोन जो है ना हमारे को बहुत कम लेवल पे चाहिए 2% किसी भी प्लांट, नहीं 2% भी नहीं, बहुत ही कम रेशियो नहीं बताते कैल्शियम के साथ। वो जो 2% है ना वो बहुत कम है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि बोरोन क्या है, बोरोन एक ऐसी चीज है सॉइल के अंदर ये लीच हो जाता है। ओके, अब हिमालयन सॉइल में क्या है, लीचिंग तो यहाँ सबसे मेन चीज है, क्योंकि कोई चीज सैचुरेटेड है नहीं, सब कुछ बह तो रहा ही अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो निकल जाता है। उसको इकोसिस्टम में रखने का एक ही तरीका है कि आपकी सॉइल बायोलॉजी हर कुछ ही हाई लेवल पे हो, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको स्टोर करके रखे, या और जो सिस्टम इकोसिस्टम बने हुए वो उसको स्टोर करके रखे। तो वो बंदा बोल रहा है कि आप सिर्फ एक बार इम्प्लीमेंट करो बोरोन को, आपको लाइफ टाइम जरूरत नहीं पड़नी, वो एक बार सिर्फ वंस इन योर लाइफ टाइम। लेकिन कब, जब आपके, अदरवाइज आपको हर साल वो डालना पड़ता है। अच्छा, तो ये खुद बोल रहे हैं वो लोग, ये तो मतलब बिल्कुल ही। लेकिन आपकी जो सॉइल हेल्थ है, आपकी अगर एक बार सॉइल हेल्थ अच्छी हो गई, उसके बाद एक टास्क ये भी है कि आपको उसको उसी पोजीशन पे रखना है। एग्जैक्टली ऐसे नहीं है कि आपका अगर 15 दिन का ड्रॉट आ गया और आप सोच रहे हो मेरी तो सॉइल हेल्थ बनी हुई है, वो तो वैसे ही रहेगी, ऐसा तो नहीं होने वाला है। वो तो आपको मॉइस्चर तो उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। मॉइस्चर का तो कोई, और क्रॉपिंग, सनलाइट और मॉइस्चर, इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो ये तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फूड चाहिए, या तो उसमें क्रॉप चाहिए कुछ। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सॉइल हेल्थ आपकी अच्छी हो गई उसके बाद वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। और इनफैक्ट ये भी मैंने काफी पढ़ा है ये चीज कि मॉइस्चर जो सॉइल का है ना, जो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें, उनके लिए फूड सोर्स है, उनके जितना भी जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से भी सॉइल के अंदर मॉइस्चर बहुत अच्छा रहता है। मतलब बहुत ज्यादा पानी नीचे, बट मॉइस्चर जितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल को या फिर उसको न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कराने में या सॉल्यू वो कराने में उनका बहुत रोल होता है। वो तो मेन चीज है कि जैसे आप बोला, मल्चिंग हमेशा रहे या कवर क्रॉप रहे, जितना ऊपर ग्रीन रहेगा नीचे मॉइस्ट रहेगा, उसको वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी बन जाती है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब कॉलोनीज बन गई, जब कॉलोनीज फॉर्म हो गई, बहुत सारे, जैसे जंगल की बात कर रहे थे अभी हम थोड़ी देर पहले, कि जंगल में जब पानी ऊपर आता है तो वो फ्लड नहीं होता है, नीचे जाता ही नहीं है, वो जंगल में अंदर ही ऑब्जर्व हो जाता है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनीज, जो फंगी की कॉलोनीज है, वो इतनी जबरदस्त बन चुकी है, तो वो जितना भी वाटर आता है वो सब स्पॉन्ज की तरह वो चूस लेता है, अंदर चूस लेता है। तो इस वजह से उसमें आपको, तो इस वजह से जो मॉइस्चर लेवल है उसका वो ज्यादा हाई रहता है। हाँ, जितना सफिशिएंट चाहिए मतलब उसके लिए, हाँ वो उतना ही प्रोवाइड करता है। इतने ड्रॉट पड़े, जंगल तो नहीं सूखे ना कभी, हाँ इतनी बाढ़ आई, जंगल तो देखो वीक तो हर चीज होती है, हाँ वीक होती है, कमी हो, पर वो जो आपने बोला ना स्टोर करके वो होके आता है वो, ठीक है। और मेन चीज पता क्या है कि हम लोगों को जो एंड प्रोडक्ट जो जिस तरीके से हमारा बिक रहा है ना, वहां मेन प्रॉब्लम है। यहाँ रूल आता है कंज्यूमर का, कि कंज्यूमर को ये समझना पड़ेगा हमें फ्रूट के साइज से, उसकी क्वालिटी से, उसके कीड़े से मतलब नहीं है, हमें मतलब उसके न्यूट्रिशन से। तो जो हमारा जो ये सिस्टम बना हुआ है किसी प्रोड्यूस को बेचने का, लेट्स से गेहूं की बात करते हैं, आज के टाइम में हम ये थोड़ी देखते हैं कि गेहूं किस तरीके से उगाया गया, क्या उसमें ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है ना, क्या कि हम क्या देखते हैं कि जो गेहूं को पीसना चाहता है, जो आटा बनाना चाहता है, वो देखता है कि दाना मोटा होना चाहिए, ठीक है, या सफेद होना चाहिए, या इसमें बाहर की छाल मोटी होनी चाहिए ताकि इसमें फाइबर ज्यादा हो, है ना। ऐसी ऐसी स्पेसिफिक चीजें देखते हैं। ये कोई नहीं देखता कि इसमें न्यूट्रिशन कितना है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट, एंड कंज्यूमर भी देखता है इसकी रोटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, या पिज्जा का जो बेस है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूट्रिशन उसमें कितना था, उसके बारे में जो हम जो मतलब हटा रहे हैं ना, उसको डिनाई कर रहे हैं उसको, कि उसके बारे में सोच भी नहीं रहे, वहां सबसे बड़ा लॉस है।
वो फोर्स करता है हम फार्मर्स को कि हम क्वालिटी का जो पैमाना है उसको ये रखे कि गेहूं का दाना मोटा होना चाहिए, या गेहूं का जो अंदर से जब वो पीस के है तो वाइट दिखना चाहिए। ठीक है, तो वो जो समस्या है वो हर जगह है, हर फील्ड में है। हर फील्ड में है ना, वो चावल के साथ भी सेम है। ठीक है, कि चावल का दाना लंबा होना चाहिए क्योंकि वो मार्केट ऐसे किया जा रहा है, जबकि आज के टाइम में बेस्ट जो राइस देखा जा रहा है वो तो मोटा चावल है जिसके अंदर न्यूट्रिशन है। सेम सेब के साथ है, हम ये नहीं देख रहे कि इसके अंदर न्यूट्रिशन कितना है, हम देख रहे कि कलर है कि नहीं, साइज है कि नहीं। तो जो एप्पल अ डे जो बोला जाता था कि भाई इसके अंदर सारे न्यूट्रिशन थे, वो तो अब रहे ही नहीं उसके अंदर पता क्या मिलेगा आपको, टेबुकोनाजोल। एक अलग मैं आपको बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा लोग जब 3 या 4 स्प्रे पत्ते बचाने के लिए जब कर देते हैं ना, वो अपने सेब को टच नहीं कर पाते। और ऐसा बहुत बार हो चुका है जब हम सब्जी मंडी में या फल मंडी में जाते हैं और वहां कोई सेब ऐसे खुलता है तो 100 बार सोचना पड़ता है कि यार इसने कितना डोज डाला होगा, क्योंकि हम डबल डोज में खा रहे हैं यार। आप स्मेल कर सकते हो टैबू को, वो बिल्कुल ताजा पड़ा हुआ है, उसके अंदर जाएगा क्योंकि सिस्टेमिक फंगीसाइड है। आप उसको यूं करके तोड़ो, आप सूंघ के बता सकते हो क्योंकि यू नो टैबू कोनाजोल बड़े अच्छे से आपने डाल के आए हो आप स्प्रे, आपको उससे बास आएगी यार टैबू की। ये अलग ही टॉपिक हो जाएगा है ना? हमारा एक डिस्कशन। तो ये बहुत ही एथिक्स की तरफ चला जाता है ना कि चलो नहीं, एथिक्स इज अ डिफरेंट थिंग, बट हम उसमें जो चीज पंप करेंगे ना वही वही है। एज यू सो शैल यू। चलो टेबुकोनाजोल तो ये है, चलो फंजीसाइड कर रहे हैं, ये नाइट्रेट ही देख लो। नाइट्रेट सोचो कितना आज के टाइम में, यूरिक एसिड क्या है? हाँ उस दिन आप बता रहे थे सभी लोगों को इंसेक्टिसाइड सिस्टेमिक आ गए हैं। हाँ, सिस्टम हाँ इंसान की घूम रहा है अंदर खाने के इसमें ना बाद। दो चीजें हैं जो ये सिंथेटिक केमिकल्स है, वो चाहे फर्टिलाइजर है चाहे स्प्रे जो हम कर रहे हैं, वो चाहे फंगीसाइड है चाहे इंसेक्टिसाइड्स है, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो फार्मर को समझनी चाहिए। उसमें क्या है कि आप ट्रायंगल्स देखो। ठीक है, जो इंसेक्टिसाइड बोर्ड है, जो हमारा जो इंडिया का जो केमिकल बोर्ड है, वो बताता है कि यार इसको इतना टाइम लगता है डिग्रेड होने में। ठीक है, और इसका हार्म कितना है आपके ऊपर। ठीक है, तो वो 4 ट्रायंगल्स है, उसमें ग्रीन है, येलो है, ब्लू है और रेड है। रेड तो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी मोनोक्रोटोफॉस और इन सब की अभी भी सब्जियों में बहुत खतरनाक, सब्जियों में तो बहुत ही खतरनाक। ठीक है, फिर येलो है, डरमिट हम भर भर के डाल रहे हैं। डरमिट के इतने खतरनाक है बच्चों के ऊपर, न्यूरोटॉक्सिक है। ठीक है, अब न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन अगर आपकी बॉडी में रेगुलरली जाता रहेगा, आप 7 साल से छोटे हो, जब आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है तो आपकी आधी चीजें तो डेवलप नहीं होगी, उसको तो डिसफंक्शनल कर रहा है। तो बच्चों की जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि हम फूड उनको ऐसा दे रहे हैं। और कौन चेक करने जा रहा है कि कितनी बार डरमिट डाला है? और सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, कहीं भी कीड़ा लग जाए, कुछ नहीं मिल रहा है आपको, डरमिट डाल दो। हम ये नहीं सोचते कि हमारे को खुद कितना आ रहा है, हमारे घास में जाके हमारी गाय को आ रहा है, गाय से डायरेक्टली हमारे को आ रहा है, हमारे वहां से हमारे बच्चों को जा रहा है। तो वो जो प्रोसेस है जिससे वो हो रही है खतरनाक चीजें हमारे साथ। ठीक है, मेलाथियान हम डाल रहे हैं, पहले एक मार्शल आता था डेडली, अभी भी मैजिस्टर का इस्तेमाल हो रहा है, येलो ट्रायंगल है। डिग्रेड नहीं होते हैं, ये लेट स्टेज में डालते हैं हम, उसके बाद अगर 10 फल खा लेंगे ना अपने, तो हमारे अंदर कितना इकट्ठा हो जाएगा। सफिशिएंट लेवल में अगर इकट्ठा हो गया, कैप्टान की स्प्रे करते हैं, हाईली कार्सिनोजेनिक, हाईली। तो ये समझना पड़ेगा कि हम डाल क्या रहे हैं, मॉलिक्यूल्स डाल क्या रहे हैं, कि क्या उसके अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं हम सिस्टम के अंदर, क्या वो डिग्रेड हो रहे हैं। तो एक तो ये समझना जरूरी है कि डिग्रेड हो रहे हैं, दूसरा ये समझना कि सिस्टेमिक है या कॉन्टेक्ट है। सिस्टेमिक का मतलब है वो सिस्टम के अंदर जाएगा, अब वो जब वो सिस्टम में घुल जाएगा, उसके सैप में घुल जाएगा, तो वो फूड के अंदर भी जाएगा और रूट के अंदर भी। सिस्टेमिक इज मोस्ट प्रेफर्ड फंजीसाइड अभी सभी फॉर्म में, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट है, वो बहुत टाइम तक सिस्टम के अंदर रहेगा और वो तो इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं। तो जनता को डालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उनकी प्लांट की हेल्थ अच्छी नहीं है। प्लांट की हेल्थ अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि उनके सॉइल की हेल्थ अच्छी नहीं है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि रीजनरेटिव वे में जाओ, ताकि वो डालने की आपको जरूरत ना पड़े। ये मैं रिफ्रेम करता हूँ कि हमें किसान को डालने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मेरे हिसाब से ये इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारा ना मार्केट सिस्टम इतना खराब है, हमारा कंज्यूमर और ग्रोवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका कांटेक्ट ही नहीं है।
हम जानते ही नहीं एक दूसरे को, हमारा कंज्यूमर कौन है हमें नहीं पता, और कंज्यूमर को कौन ग्रो कर रहा है उनसे कुछ मत लेना, कोई कनेक्ट ही नहीं है यार। ऑब्वियसली अगर एंड कंज्यूमर की बात जो सोचेंगे हम, मिलेनियल्स आ रहे हैं ना, इनको तो लगता है सुपरमार्केट में खाना एग्जैक्टली अगर हम उन्होंने खेत तो देखे नहीं कभी कैसे प्रोड्यूस। मोस्ट ऑफ द लोग जितने मैं शहर में मिलता दिल्ली वगैरह में, उनको लगता है कि सेब पूरे सीजन आता है, हाँ राइट, आलू की तरह या केले की तरह हमेशा ही आता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम इतना कांटेक्ट बिल्कुल इतना लूज हुआ है ना। अब अगर हम एंड कंज्यूमर की बात करें, हर बंदा अच्छा चीज खाना चाहता है ना, तो दैट मींस मार्केट है, पॉइजन फ्री फूड की मार्केट है, इनसेक्ट जो ऑर्गेनिक रीजनरेटिव्स की बहुत बड़ी मार्केट, बिकॉज हर इंसान सेफ फूड खाना चाहता है, अपने बच्चे को देना चाहता है। ये तो मतलब एक ब्रॉड सेंस में मार्केट है, बट हम उस मार्केट को रीच नहीं कर पा रहे। लेकिन Problem उसमें ये एक है। बात ये भी आती है ना, जो आप ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग से जो उगा रहे हो प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस एक पर्टिकुलर जगह पे बिक रहा है, एक तो वो अफोर्डेबल नहीं है राइट, हर किसी के लिए, और दूसरी वो इतने मास लेवल पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है कि सबको फीड कर सके उसको। राइट। फिर ये ना दो ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये दो इसमें आ रहे जो हैं। श्रीलंका वाला मैं तो एंगल आप समझता ही हाँ, होगा, वो वाला एंगल आ जाता है फिर Right, बीच में, एकदम से तो कर नहीं सकते हैं। नहीं श्रीलंका का नहीं, तो मैं- अलग ही स्टोरी है। मैं- वो मैं नहीं वो scam एकदम है। से नहीं कर सकते हैं ना फिर। नहीं नहीं मैं उन्होंने एक, गलती पता है क्या करी चलो ये नहीं छोड़ो, चलो कोई श्रीलंका दिक्कत का आप छोड़ दो। नहीं मैं एक चीज इसको इसको थोड़ा सा अलग वे में देखना चाहता हूँ। देखो कि एक तो है कि आप एंड कंज्यूमर के हिसाब से देखो कि हमारे को मार्केट में क्या मिल रहा है वो, Right. लेकिन ये तो एकमात्र सॉल्यूशन नहीं हो सकता ना कि जब तक हमारे को डिमांड नहीं आएगी तब तक हम नहीं करेंगे, फिर खुद का क्या है। सही। तो खुद हमें के ये लिए तो- समझना पड़ेगा कि हम इसको रोके कैसे। अगर हमें नहीं डालना है और फिर भी अगर हमें क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा, सेब के ऊपर ही है स्पेसिफिक, कि सेब में जब फूल आता है ना तो कैसे आता है, एक किंग, चार फिर पीछे से 4-5 जो भी साइड के आते हैं, ठीक है। जब वो किंग कट गया तो पीछे के वो, लेकिन ऐसा बोला जाता है अगर आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट के अंदर है ना, पांचों के पांचों एक साथ फूलते हैं। हाँ मैंने भी पढ़ा वो तो सही मैंने है कि पढ़ा, नहीं? हाँ, ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब है कि अगर जब तक वो नहीं हो रहा है हमारे, तो हम न्यूट्रिशन को ऑप्टिमम हाँ, लेवल पे नहीं क्योंकि लेके जा प्लांट रहे। के अंदर न्यूट्रिशन तो उसके लिए क्या होगा, कैसे होता है ये सब चीजें। उसके लिए प्लांट जो है अपने अंदर न्यूट्रिशन स्टोर करके रखता है, इसीलिए उसके स्टेम होते हैं। ओके, ठीक है, वो न्यूट्रिशन को स्टोर कर, और जब उसके रिसोर्सेज की जब कमी हो जाती है वो खुद को भी देता है और सिस्टम में भी देता है। सिस्टम में भी देता है। इसलिए जो मोटे प्लांट है, जो खूब मोटे मोटे हैं, तो उनका रोल जो है वो तब शुरू होता है जब ब्रॉड आते हैं, ये आती है, ये चीजें आती है, ठीक है। लेकिन वो जो न्यूट्रिशन है वो आज तो उसके पास पहुंच ही नहीं रहा है। Right. सॉइल्स हमारी डिग्रेडेड है, ठीक है, सिस्टम हमारे बन नहीं रहे। तो अभी हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को ये समझना पड़ेगा कि इनको न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो हम प्लांट को दे ही नहीं पा रहे। सॉइल से तो मिलेगा नहीं उसको जब तक वो सॉइल हम बिल्ड नहीं करेंगे, और 1 साल या 2 साल में ये होने वाला नहीं है कि सॉइल बिल्ड हो जाए। तो हमारे को उसको न्यूट्रिशन बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए हमारे को पहले जो है, अगर हमारे को डिजीज से रेजिस्टेंस लेके आना है तो करना पड़ेगा। जैसे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ, ये फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेब में सबसे खतरनाक बीमारी है जिससे हम डरते हैं, कौन सी है? स्कैब। तेरे लिए कौन सी है? मेरे लिए तो मार्शल होना। ठीक है, स्कैब जो है ना, स्कैब को अगर हमें पूरी तरीके से सेब से हटाना है तो एक न्यूट्रिशन को मैनेज करना पड़ता है। वो कौन सा है? कोबाल्ट। ठीक है, अगर कोबाल्ट के लेवल सेब के अंदर पूरे आ जाए, स्कैब नहीं आ सकती, राइट, है ना, right. खत्म हो जाती है ना। ऐसे ही सारी बीमारियों की तो ये रिसर्च करनी, फार्मर तो खैर करनी थी। अब जैसे ये ऑल्टरनेरिया है, लास्ट ईयर बुरा हाल हो गया था ऑल्टरनेरिया, सल्फर की कमी से ऑल्टरनेरिया अटैक कर पाता है प्लांट को, ये रिसर्च है पूरी। अगर सल्फर की उसको न्यूट्रिएंट एज ए न्यूट्रिएंट पूरा है सल्फर उसमें, एग्जैक्टली, ये भी पॉइंट है एक ना, चलो इस पे बाद में बात करेंगे। कि पॉइंट ये है कि जो सल्फर है ना, सल्फर एज ए न्यूट्रिएंट, एज ए सर्फेक्टेंट, कॉपर एज ए न्यूट्रिएंट, एज ए सर्फेक्टेंट, ये अलग चीजें है। लेकिन एंड ऑफ द डे ना बात वहीं पे आ जाती है, आपके पास सैप एनालिसिस के लिए कोई लैब नहीं है कि आप उसमें चेक करो कि न्यूट्रिशन लेवल क्या है। लेकिन सुन पुनीत, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें आप टिश्यू एनालिसिस से भी पता कर सकते हो। हमारी टिश्यू की लैब भी अपग्रेडेड नहीं है यार, वो अभी भी सेकंड बेस्ट है, फर्स्ट सेकंड बेस्ट नहीं है, सेकंड बेस्ट है, सेकंड बेस्ट लेकिन मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन में तो एक्यूरेट है। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन में, कुछ न्यूट्रिशन में नहीं है, ठीक है, जैसे कि आयरन में नहीं है
है ना। लेकिन बहुत सारे लेकिन न्यूट्रिशन में तो है आयरन actually। तो देना ही बहुत क्या हम मुश्किल कर रहे है, हैं? और प्लांट कैसे आयरन क्या को हम कर करेगा, रहे हैं? वो तो एकदम से ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो But चलो दैट इज अ मेरा- डिफरेंट थिंग, लेकिन जो चीजें है हमारे पास अवेलेबल, Exactly. क्या हम उसका उन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? Right, right. रास्ता तो तब खुलेगा ना अगर हम ऑथेंटिसिटी भी तो पता होनी नहीं, चाहिए problem ना। पता है एग्जैक्टली जो- वही मेरा पॉइंट है कि हम लैब्स को डेवलप नहीं कर रहे। Right. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, जो हमारा जो इकोसिस्टम है ना, वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है हमारी यूनिवर्सिटी पे, हमारे रिसर्च स्टेशन के ऊपर। हम उनको पुश नहीं कर रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि उनको साइड में दरकिनारे करके हम वहां पे डॉक्टर बन जाएं, और जो वेस्ट की जो थ्योरीज है उसको डायरेक्टली अपना ले। ऐसा नहीं होने वाला है। possible नहीं। यहाँ का जो सिस्टम है वो यहाँ के साइंटिस्ट को ही रिसर्च रिसर्च करना पड़ेगा। हमें उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, उनको पुश करना पड़ेगा। और जितना अभी पता चारों है- वो तो तरीके पुश से। कर ही रहे हैं, हम तो नहीं feedback- कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। हम तो कोई नहीं फीडबैक करेंगे भी तो कैसे करेंगे यार? हम उनको फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। स्पोर्ट्स नई रिसर्च ही नहीं हो रही कोई तो यहाँ उनको पे। फाइनेंशियली चाहिए ना। Exactly. नहीं, फाइनेंशियली नहीं चाहिए होता है सिर्फ। फाइनेंशियली भी आप कर सकता है उनसे farmer। मिलो, क्या अगर पता वो मान अच्छे लो काम कर रहे हर हैं। फार्मर हम यहाँ से Connect करना भी जरूरी है। सोसाइटी के थ्रू क्या कहते हैं, नॉन यूनिवर्सिटी गए थे, कीवी के ऊपर थोड़ा सा वहां चल रहा था। नॉन यूनिवर्सिटी कीवी की एक खुद की इंडिजिनस वैरायटी के ऊपर काम कर रहा है। वाओ, ठीक है, दैट्स गुड। क्या ये चीजें कभी प्रमोट की गई? नहीं करी जाती है ना। तो तो प्रॉब्लम है ना। वो एग्जैक्टली यहाँ के हिसाब से अच्छी हो सकती है। वो एक रिसर्च है छोटी सी, ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही होगी, उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। उनको इकोसिस्टम का पार्ट बनाना बहुत जरूरी है। एज ए गुड फार्मर्स हम लोग अगर उनको पीछे छोड़ देंगे तो हमारे जो ये रिसर्च वर्क जो यहाँ पे होने वाले हैं, जो इस एरिया में होने वाले हैं, वो कभी नहीं हो पाएंगे। हम एस्टेब्लिश नहीं करेंगे इसको। हम फार्मर्स जो है वो सिर्फ आपको आप एक सपोर्ट दे सकते हैं एक सिस्टम को, वो आपके लिए काम करते हैं। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, मॉलिंग स्टेशन, ये सारे के सारे जो है ना, ये अलग से इन्होंने काम किया। इन्होंने इनके साथ फार्मर ने मिलकर काम किया। ठीक है, लेकिन उनका बजट भी देखो ना यार, कितना है बजट। यार बहुत सारे रिसर्च के लिए बजट की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ वहां पे उनको पुश करने की जरूरत है कि यार हाँ यार आप करो। क्या हम जाते हैं, क्या हम उनको बताते हैं कि यार आप ये चीज पे रिसर्च करके दो? नहीं आते। क्या हम पॉलिटिक्स में जो सिस्टम बनते हैं कि भाई इस बंदे को यहाँ पे रखा जाए, ये इस चीज पे रिसर्च कर रहा है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, आप इसको उठा के कहीं और ना पटको ताकि दूसरा डॉक्टर आए वो बोले ये बेकार है, मैं अगला कर दूं। ये इकोसिस्टम का पार्ट है यार, हमें समझना पड़ेगा। पॉलिटिक्स की बात ठीक की है, आपने, जैसे कि सिमिलरली इसी जगह पे हमारे को एक और चीज पे प्रेशर डालना पड़ेगा, टिश्यू एनालिसिस पे। टिश्यू एनालिसिस की लैब तो गवर्नमेंट लगा सकती है, उसकी एक्यूरेसी के ऊपर गवर्नमेंट तो सैप एनालिसिस की भी लगा सकती है। जो कोल्ड स्टोरेज में सीए स्टोर बना सकती सैप है। एनालिसिस तो अभी वो चीज है ना कि जो अब देखो किसी चीज को एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जो समझ से बाहर चीज है उसको, उसकी बजाय जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको ठीक करें हम। आज के टाइम में वो खुद तो आइडिया लगा कि 95% जो फार्मर्स है वो अपना सॉइल टेस्ट करके एनपीके डाल रहे हैं। हम तो ब्लॉक लेवल पे भी कर सकते हैं। मानो एक ब्लॉक अरे है, तो- जैसे हम जुब्बल ब्लॉक से है, तो जुब्बल ब्लॉक के सब फार्मर्स इकट्ठे हो गए और साइंटिस्ट को बोला भाई यहाँ पे ये वाली लैब है और सेट करो, और तो डोनेशन तो कर ही सकते हैं। अगर एक पेटी के पीछे 2 रुपए भी बंदा डोनेट तू कर रहा करके है, देख ले, नहीं दो मेरी अगर तू 10 बंदे मेरी भी 500 इकट्ठे कर पेटी देगा हो ना, रही है, मैं 1000 रुपए डोनेट करके क्या कर दूंगा? अगर तू 10 वो तो सबको करना अगर तू पड़ेगा ना, 10 बंदे भी collectively। कर देगा ना इकट्ठे, तब भी मैं मान जाऊंगा। 10 बंदे भी, जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है उसके बारे में डिस्कस करके कोई फायदा नहीं। जो चीजें हो रही है ना ऑलरेडी, उसको प्रमोट करो। जो ऑलरेडी रिसर्चेस चल रही है उसके बारे में जानो, उसको प्रोत्साहित करो बंदे को जो उन चीजों पे काम कर रहा है, और आप उनको डिमांड करो कि ये चीजें हमें चाहिए। यार आज तक हमारी इंडिजिनस एक सेब की वैरायटी नहीं निकली। आई एम शॉक्ड, मतलब ऑलमोस्ट 100 साल हो रहे हैं हमें, अभी भी हम मतलब स्ट्रेन्स तक नहीं निकले, वैरायटीज तो छोड़ो। वी आर बैक टू स्क्वायर वन। जो हमारे बुजुर्गों ने लगा के किया था ना, वो विजडम किसी काम की नहीं आ रही आज की डेट में। कितनी मतलब अनफॉर्चुनेट बात है। आज की डेट में हम दूसरी विजडम कर रहे हैं, मान लो जो भी हाई डेंसिटी ये सब कुछ बाहर से, अब हम डिपेंडेंट हो रहे हैं नर्सरीज पे। आज की डेट में सेब के बगीचे से आप मतलब इतने पैसे नहीं कमा रहे जितने आप 2 बीघे में नर्सरी बीज के कमा सकते हो पैसे। चलो खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मेन एग्जांपल टॉपिक ये है ना कि हम इंडिपेंडेंट नहीं है, अभी हम बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं। बहुत ज्यादा रिस्की अगर एज ए बिजनेस देखें इसको, एप्पल को। और अगर रिसर्च की भी बात करें, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता अभी हम किस डायरेक्शन में पुश करना है, बहुत कंफ्यूजन है अभी। सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम एग्जैक्टली ठहर के ना हम कर क्या रहे हैं।
बगीचे में जाते सिर्फ ऊपर ही नहीं देखे यार, नीचे भी देखे, नीचे क्या हो रहा है, जमीन पे क्या हो रहा है। पहले तो नीचे ही देखना पड़ेगा। मतलब एक ना थिंकिंग डेवलप करना बहुत जरूरी उसका है। एक रीजन पंकज भाई ये भी है कि एंड ऑफ द ईयर हम सिर्फ अपने सेल्स देखते हैं, प्रॉफिट नहीं देखते। हाँ प्रॉफिट नहीं देखते। राइट। एंड ऑफ द Revenue ईयर देखते हम हैं, सिर्फ profit अपने नहीं देखते। रेवेन्यूज देखते हैं। हाँ। ये है, हम ये नहीं देखते हमारी इनपुट कितनी लगी, हाँ। हमने किसको कितने कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, उसको ये दिखता है कि मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया। इकट्ठा किया था। नेट मार्जिन नहीं, पर अगर आप- ग्रॉस में ही चल हाँ, रहे हैं। और अगर दूसरी नेट चीज प्रॉफिट ये- देखोगे तो आप 10 साल दूसरी पहले चीज- ज्यादा कमा रहे थे दूसरी परसेंटेज चीज ये कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हो कितनी सस्टेनेबल है। आज तो तुम कर रहे हो एनपीके, राइट। आज से 20 साल के बाद एनपीके चलेगा? नहीं चलेगा, वो फ्यूचर तो कुछ नहीं चलेगा। साउथ फेसिंग एरियाज को तो लग गया है पता उनका फ्यूचर क्या हाँ है, उनका तो लग ही गया है। उनको तो लग गया है पता, वो पेड़ लगा रहे हैं, छठे सातवें साल जो है उड़ रहे हैं वो। और ठीक एक है, हम लोगों को लोअर एलिवेशन में भी जो हमारे जो कुछ एरियाज जहाँ पे पानी का जो मॉइस्चर का जो लेवल है वो थोड़ा सा वो नहीं है, मेंटेन नहीं है, वहां भी हम लोगों को भी समझ आ गया है, वो कोई स्टोन फ्रूट की तरफ भाग रहे, कोई किसी की तरफ भाग रहे। ठीक है, परमानेंट सॉल्यूशन कुछ नहीं। कुछ नहीं है यार। स्टोन हम फ्रूट भाग के पीछे ही जैसे रहे हैं। ऑलरेडी सभी लोगों को पता है, हम भाग तो जाएंगे, सेल कैसे करेंगे, इसके लिए सेल छोड़ो, एक सप्लाई चेन चाहिए। राइट, सेल तो छोड़ो एक बात, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी स्टोन फ्रूट क्यों इजी लग रहा है लोगों को, या नाशपाती उगता क्यों easy आसानी लग से रहा है? बस। क्यों उगता है? क्योंकि उसका मोनोकल्चर नहीं है अभी, उसके लिए डिफरेंट कल्चर है, वो उग जाता है। अगर चेरी एक में दिन आ गया ना, एक दिन मोनोकल्चर में आएंगे ना वो, चेरी पे और उस पे पीच मत- पे पीच पे पे भी आया था मोनोकल्चर। उनका भी पूरा राजगढ़ में बगीचे के बगीचे काट दिए सबने, हाँ मोनोकल्चर हो गया था, क्योंकि फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे डिजीज। मतलब हर जगह डाइवर्सिटी चाहिए। अगर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर अगर प्लम ही प्लम लगाओगे फिर लगेगा, फिर सेब में बीमारी नहीं लगेगी, प्लम में लगेगी। तो जितना ज्यादा जो अब बीमारी तो नाशपाती में बहुत होती है, नाशपाती में क्यों नहीं उसके पत्ते जड़े इस बार, ऑल्टरनेटिव उसको क्यों नहीं अफेक्ट किया? क्योंकि एप्पल बहुत ज्यादा मास प्रोड्यूसिंग वो है। और देखो मेरे लिए तो पर्सनली ये Monopoly मैटर करता है कि एंड ऑफ द ईयर मैंने 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए जो भी मेरा अमाउंट होगा या 5 लाख रुपए ये नहीं कमाए मैंने, मैं ये देखता हूँ कि मैंने 2 लाख रुपए खाद कंपनी को नहीं दिए, वाह, ठीक है, और 1.5 लाख रुपए किसी और चीजों पे, जैसे कि फालतू में तौलिए करता था जिससे सॉइल और डिग्रेड होती थी, उसमें नहीं खर्च किए। ठीक है, उसकी बजाय मैंने मल्चिंग में खर्च कर दिए, हाँ। और जो क्या कहते हैं फर्टिलाइजर को डालने की जो लेबर थी वो भी मैंने सेव की। तो ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस है हमारी, और मेरी जो क्वालिटी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एग्जैक्टली, इवन बेटर हो रही है, इवन बेटर, आपने बोला, इवन बेटर। बेटर हो रही है। और ऊपर से आप मतलब कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि हेल्दी फ्रूट है, इसमें इतना ज्यादा वो वाला पेस्टिसाइड नहीं है, Exactly, ये सब कुछ नहीं है, exactly. नहीं है, मतलब और एथिकली भी आप अच्छा काम कर रहे हो, हाँ एथिकली भी, मतलब मतलब अच्छा भी लगता है खुद को। इवेंचुअली सिर्फ नॉट जस्ट एथिक्स यार, खुद के लिए भी तो है ना कि आप ऐसी चीजें डाल उस एनवायरनमेंट में रह रहे हो। हाँ, ये तो मैंने काफी, अभी मार्च में जब शुरू हो जाता है स्प्रे का सीजन, मतलब आप पहली चीज तो है डर्मेट, इट्स लाइक हर जगह इतनी बुरी स्मेल होती है इंसेक्टिसाइड्स वगैरह की, आप ना- सर दर्द हो जाता है। मतलब अति हो जाती है उससे हाँ। डर्मेट से। और फिर जब लेकिन- माइटिसाइड्स डलते हैं, फिर बाप माइटिसाइड्स, रे। माइटिसाइड्स तो कई तो बहुत खतरनाक है यार, बहुत ही खतरनाक है बहुत। माइटिसाइड्स। लोग पता नहीं क्यों उसका स्प्रे इतने ज्यादा लेवल पे कर रहे हैं, और माइट को जो कंट्रोल करने का है, मैं तो हैरान हूँ कि जब से हम रीजनरेटिव में गए हैं माइट गायब हो गई है, क्योंकि नाइट्रोजन आ नहीं रही है, सिंथेसाइज आ हो रहा है ना, हाँ। हाँ ये समझाएंगे नहीं लोगों और- को। आप ना अब यार नहीं, इंसान- अच्छा चलो एक बहुत अच्छा टॉपिक आ गया, आप बता ही दो कि कैसे माइट अटैक करता है ताकि जनता को समझ आ जाए कि स्पाइडर होता है ना, तो वो जब उसके अंदर नाइट्रेट होगा उसको सक करता है, Right. नहीं nitrate जो- नहीं करता। जो- अमोनिया- अमोनिया को अमोनिया सक करता है, के- सॉरी अमोनिया को सक करेगा वो। हम्म। तो जो अमोनिया वाली खादें है वो डालना बंद कर देंगे तो माइट की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। नहीं, दोनों ही सिंथेटिक कुछ भी आप नहीं, डालना बंद कर मेन दोगे तो ये माइट कि automatic- अगर प्लांट अच्छे से सिंथेसाइज नहीं करेगा, आई थिंक अब पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि अमीनो एसिड भी अगर एक्सेस में है, अगर उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाया तो भी माइट आ सकते हैं। मेन चीज है कि प्लांट सही बात पूरा है। उसको सिंथेसाइज करेगा ना, पूरा पचा लेगा अगर नाइट्रेट या अमोनिया या जो भी है, तब उसको अगर एक्सेस नाइट्रेट या नाइट्रोजन या अमोनिया नहीं है तो उसको फूड ही नहीं मिलेगा वहाँ। मैं एक ना बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल से समझाता हूँ इसको ना, कि हमने एक ठेला लगाया हुआ है, हाँ। ठीक है, और हम ना बर्गर बेच रहे हैं, ठीक है। अब आपका काम है उसमें पैटी डालना, हाँ। ठीक है, पुनीत का काम है उसके अंदर जो वो वेजिटेबल के स्लाइसेस लगते हैं उसको डालना, ठीक है, और मेरा काम है उसको रैप करना और उसके अंदर सॉस डालना, ठीक है। अब मेरे सामने हम 1 मिनट में
2 कस्टमर को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब वहां पे 50 लोग आ गए, ठीक है, हड़ दौड़ हुई, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्पीड हमने बढ़ा दी। अब ये क्या हो रहा है, टमाटर की बजाय सिर्फ प्याज गया किसी को, किसी को मूली गई, ठीक है, किसी को कुछ इनके अंदर मिर्ची गई बस, ठीक है, किसी को सॉस नहीं मिल रहा है, किसी को जो ब्रेड है वो सिके नहीं मिल रहे। तो जब अर्जेंसी होती है, ठीक है, जब ये इस तरीके की, और दूसरा क्या है कि जब पानी की कमी हो जाती है, तो अबंडेंस में एक चीज तो आती है, क्या, वन, जो ब्रेड में आए थे, नाइट्रोजन तो आ जाता है, लेकिन नाइट्रोजन को प्रोटीन बनाना जो है वो सीधा काम नहीं है, उसके लिए बहुत सारी चीजें लगती है, सल्फर लगता है, मैंगनीज लगता है, मोलिब्डेनम लगता है, ये समझना बहुत ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है उसको लगते हैं। इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया था मैंने कि कैसे कैसे। तो अब ये जो चीजें है, ये जब है ही नहीं है, या धीरे से आ रही है, स्लो आ रही है, यहाँ तो बंदे चढ़े हुए हैं कि प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन बनाओ। तो प्लांट क्या करता है, वो जो जितना भी जैसे हम उनको बांट रहे थे उसी तरीके से वो कुछ करके प्रोटीन बना के लीफ को ग्रीन कर देता है, कि दिखा देता है भाई प्रोटीन आ गए, ठीक है। अब वो जो लीव्स है वो काम धीरे, जितना उसकी लेवल है, जितनी अपनी कैपेसिटी है उसकी, उस पे वो काम कर रही है। अब अचानक से क्या होता है कि ड्रॉट कंडीशन है या हैवी रेन कंडीशन है, ठीक है। अब वो जो प्रोटीन उसके अंदर बने थे वो डिग्रेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको बोलते हैं फनी प्रोटीन। वो प्रोटीन की तरह मिमिक तो करते हैं, बट वो एक्चुअल प्रोटीन होते हैं, नाइट्रेट से बने होते हैं। वो मतलब कि वैसे कि नाइट्रेट तो है, बाकी चीजें है नहीं है, तो मैं हूँ बस यहाँ खाना पूर्ति कर रहा हूँ, मतलब कि बर्गर है, बन है, उसके अंदर आधा सामान है नहीं है, ठीक है। तो अब वो क्या होता है कि जब ऐसे होता है, जैसे डस्ट आ गई या बहुत ज्यादा, मतलब कि फोटोसिंथेसिस कम होना शुरू हो गया और ऊपर से ड्रॉट की कंडीशन आ गई, तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसको चाटने माइट आता है। और मेरा एक क्वेश्चन है, जब ड्रॉट कंडीशन आती है तो ड्रॉट कंडीशन में क्या जो अमीनोज होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, वो वापसी नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं? यस। अच्छा, वापसी नाइट्रेट में कन्वर्ट होके, तो वो नाइट्रेट में नहीं होता, वो अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट, अमोनिया में अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड्स ब्रेक डाउन होके नाइट्रोजन में आ जाते हैं। वो कैसे होते हैं, वो मैं समझाता हूँ कि बहुत सारे जो न्यूट्रिशंस है वो प्लांट को सर्वाइवल के लिए लगते हैं। okay. और ड्रॉट कंडीशन में जब वो नीचे से नहीं आ रहे होते तो वो लीफ से ले लेता है वापस। अच्छा, ठीक है। तो जो नीचे के जो हमारे पत्ते होते हैं, ठीक है, जिस पे सनलाइट नहीं आ रही, जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस नहीं दे रही, वो उससे वापस ले लेता है, ठीक है। तो वो वीक हो जाता है, वहां से प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसकी वजह से अटैक होता है, फंगस के अटैक्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कि आपकी अगर सन की पेनिट्रेशन अंदर अच्छी नहीं है तो बहुत ज्यादा मार्सोनिना अल्टरनेरिया के अटैक्स होते हैं, क्योंकि वो जो प्रोटीन्स है वो डिप्लीन हो जाते हैं, वहां से न्यूट्रिशन जो है प्लांट वापस ले लेता है। क्यों? क्योंकि नीचे तो रिडॉक्स पोटेंशियल है नहीं है, मॉइस्चर है नहीं है, न्यूट्रिशन नीचे से आ नहीं रहे थे, तो प्लांट को जरूरत थी ड्रॉट में बहुत सारे सिस्टम्स को चलाने के लिए, तो उसने वहां से, तुम्हारा काम तो है नहीं है, तुम यहाँ वेले पड़े, तो प्लांट चाहता है कि वो झड़े, उसको वो डिफेंस मैकेनिज्म है प्लांट का, तो कि अगर कोई अटैक भी जहाँ पे धूप नहीं आ रही है, जहाँ पे ये चीजें नहीं हो रही है, जो उसके काम की चीज नहीं, उसको छोड़ देता है। आपको इनफैक्ट एक चीज मैं बताऊं कि बहुत सारी रूट, जैसे यहाँ से भेजा उसने कि कैल्शियम लेके वहां से, उसको कैल्शियम में अबंडेंस होगी, वो रूट छोड़ देता है अपनी, टैप रूट नहीं है ना, फीडर रूट है, छोड़ देता है, वो सड़ जाती है। सेम होता है लीव्स के साथ भी, कोई बड़ी जो चीज प्लांट रूट छोड़ता है वो किस तरीके से छोड़ता है और कितने डिस्टेंस होता है उसका रूट का कि वो छोड़ता है? मतलब कि वो फीडर रूट होती है, मानो अगर वो साइड की जो एक रूट 100 फुट चले गई तो प्लांट ने कहाँ से छोड़ी? वो अपने तने के जहां से वो निकली ना मेन रूट से, वहीं से छोड़, वहीं से ही पूरी छोड़ देगा, वो पूरी उसको बंद कर देगा, या जहां तक उसका काम, मतलब जहां तक उसका काम चल रहा है वहां तक ठीक है, वहां से आगे का जो वेला हो गया वो माइक्रोबायोम को दान हो जाती है बेसिकली, कि तुम इसको खाओ, अब मजे करो। ये वाला तो बड़ा सही कॉन्सेप्ट है। अगर ये ब्रांचेस पे भी अप्लाई होता है, धूप नहीं मिल रही है ब्रांच को, प्लांट छोड़ दी, प्लांट नहीं एग्जैक्टली, तो यही पॉइंट है ना कि जब उससे पत्ते जो झड़ रहे हैं ना, प्लांट यही तो चाह रहा है कि ये जो नीचे की जो लकड़ियां हैं सूख जाए, ताकि वो तो ऑक्सीजन की तरफ डोमिनेंट है, वो आगे आगे जाता रहेगा, वो तो चाहते हैं। बान के पेड़ में देखो पीछे को कुछ नहीं उगता, और आपको ऐसी, आप ऊपर चढ़ो तो सूखी लकड़ी आप तोड़ के लेके आ सकते हो, तो कौन सी सूखी है वो लकड़ियां? ये तो हम लोगों को चाहिए कि उसमें, प्लम के प्लांट में होता है ये ना, सब में होता है, थर्ड ईयर में जो पिन्स होती है वो एकदम सूख जाती है। एग्जैक्टली, इसीलिए होता है वो, इसमें कोई वो नहीं है, ये तो मैकेनिज्म है। अब अगर आपको उनको बचा के रखना है,
ये जो नीचे की लीफ है, तो आपको सन पेनिट्रेशन वहां penetration पहुंचानी पड़ेगी। यूजफुल बनाना पड़ेगा उनको एप्पल प्लांट के के प्लांट में लिए। भी होता है, लेकिन एप्पल के प्लांट में मैंने सिर्फ उसमें टाइडमैन में देखा है। क्या? क्योंकि यार हम टाइडमैन में वो सूख जाता है उसका क्योंकि हम टहना। उनको अच्छा। फंगीसाइड डाल डाल के हाँ। बचाते हैं, हाँ और हम चाहते हैं कि फ्रूट पीछे आए। देखो प्लांट को मतलब है सीड्स, हाँ रिप्रोडक्शन, उसको कोई मतलब नहीं है फ्रूट का साइज इतना है कि इतना है, ठीक है। उसके पास अबंडेंस में मटेरियल है तो Right. खूब देगा, उसमें बढ़े। अगर नहीं है तो वो छोटे से भी उसका काम चले, उसका मतलब होता है सीड से। Seed बना। सीड को कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा होता है उल्टा। हमारे को सीड से कोई मतलब नहीं है सेब के। तभी तो वाइल्ड फ्रूट छोटे होते हैं ना, Exactly. वाइल्ड पियर है हाँ। छोटी है, उसमें हाँ। सीड ज्यादा सीड कार्बोहाइड्रेट उनका नहीं सीड होता। स्टॉक, तो हमें अगर वो ज्यादा चाहिए तो हम उसके सिस्टम को बैक लेके आते हैं कि तू फ्रूट पीछे दे, Right. ताकि तू फ्रूट पे ज्यादा फोकस करे, हम्म। फ्रूट की तरफ एनर्जी ज्यादा दे। तो हम उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसको पीछे लेके आना चाह रहे हैं। तो ये समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है कि अगर हम पीछे लेके आना चाह रहे हैं तो उसके साथ साथ धूप भी पीछे आनी चाहिए। नीचे आनी चाहिए। तो वो तो तभी होगा जब हम टहनियां हटाएंगे, प्रूनिंग को अपने ठीक करेंगे, बेंडिंग करेंगे। और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशन है, ये अच्छी प्रूनिंग करना या बेंडिंग करना। लेकिन उसके बजाय हम ये देखते हैं कि एक तो पहले झाड़ी की तरह पेड़ बना दो और उसके बाद हैवी फंगीसाइड डालो उसमें, जबकि आपका सिंपल फंगीसाइड से भी काम चल सकता है। बाकी कमिंग बैक टू दैट थिंग जो हम बोल रहे थे ना कि हम जैसे सैप एनालिसिस नहीं है हमारे पास, रिसर्च नहीं है, रमन भाई ने बोला कि जो हमारे पास अवेलेबल है एटलीस्ट उससे, मैं उससे भी पीछे वाले स्टेप पे जाना चाहता हूँ। यार सबसे पहले हम खुद तो देखने की कोशिश करें कि क्या पता कुछ विजुअल इंडिकेटर से हमें पता चले किस चीज की बहुत कमी है। इंपॉर्टेंट है ये चीज डेवलप करना बहुत जरूरी है, इंस्टेड ऑफ कि हम सीधे कोई भी उठा के डॉक्टर के पास जाए। यार मैं हूँ, मेरे को पता है इंसान को कैंसर होता है, ये थोड़ा कि मैं कैंसर की दवाई खाने लग जाऊं, मेरे को डिटेक्ट करना पड़ेगा ना पहले। अब मतलब हम यही करते हैं, साल के शुरू में पार्टी सेट पहले ही कर देते हैं, वाइट आया कि नहीं आया नहीं देख रहे। नहीं, सिम्टम्स पे भी डाउट है, जैसे Symptoms, बोला जाता है ना right. सिम्टम्स। Right. यार सिम्टम्स एक ही चीज है, जैसे पत्ता जो है हल्का सा पीलापन है, हाँ कितने सिम्टम्स है इसमें? मैग्नीशियम मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, आयरन हो सकता है, या धूप नहीं आ रही है। आ रही है। लेकिन बहुत सब सारी एक ही हो सकती है सॉल्यूशन है, यूरिया ठोको इसमें, पीले हो रहे हैं। नहीं पीले हो रहे आए फंगीसाइड डालो। और एक सबसे बड़ी जरूरत जो है, जो रीजनरेटिव फार्मिंग के थ्रू समझ आई है या पर्माकल्चर के थ्रू भी समझ आई है, कि हम ना किसी भी एक्चुअली ये जो दवाई तो नहीं बोलना चाहिए, नॉमेनक्लेचर ही करते हैं, जहर बोलना चाहिए। तो जो जहर बेचने वाली कंपनी है, उन लोगों ने इस तरह से बना के रखा हुआ है कि हम कोई ना कोई एक फंगस और एक इंसेक्ट को ना वो इतना हाईलाइट कर देते हैं, स्कैब हमेशा है एनवायरनमेंट में यार। एग्जैक्टली, खत्म नहीं हो सकती। हाँ नहीं खत्म हो सकती है, वो पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है, वो तभी अटैक कर रही है जब आप उसकी एक तो प्लांट की इम्यूनिटी को खराब कर रहे हो, दूसरा आप उसका इक्विलिब्रियम बिगाड़ रहे हो, दूसरी फंगस नहीं है उसको अटैक करने के लिए। तो एक नाम रटा देते हैं हमारे को एक किसी फंगस का या किसी इंसेक्टिसाइड का, हम बस उसके पीछे पड़ जाते हैं, भाई माइट को मारना है। अब ये नहीं पता हमें कितनी तरह की माइट है, मारने के पीछे लगे। मतलब हम मार नहीं सकते यार माइट को, माइट मतलब इतनी तरह के माइट है जो कि सॉइल से आ रहे हैं, कोई प्रेडेटरी माइट है, कोई सब कुछ है। वो समझना बहुत जरूरी है कि हम एक चीज को एलिमिनेट नहीं कर सकते, फंगस को एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। फंगस तो हवा में भी है, हर जगह है। आपको किस तरह से उसको कंट्रोल या बैलेंस बनाना है, वो अपने आप कंट्रोल हो जाए। क्योंकि इतना हमारे सामने एग्जाम्पल है, अगर हम अपने पेरेंट्स के टाइम पे जब उन्होंने शुरू में देखे थे बगीचे, कुछ नहीं डालते थे, झब्बल से सेब लगाते थे, ठीक है। तो अपने सामने ऑब्जर्वेशन है कि कुछ नहीं डालने से भी हो जाते थे सेब। अगर अब हमें उस सॉइल, क्योंकि सॉइल अच्छी थी, उस चीज पे वापस जाना है और विजुअल इंडिकेटर्स को डेवलप करना है हमारे की। यार हम खुद देख के पता करने की कोशिश करेंगे यार, उसको फील करके। तो इसमें लोग आर्ग्यू करेंगे ना कि वेदर अब वैसा हो गया वैसा हो गया। वेदर तो हम नहीं बनाए, नहीं बनाए, लेकिन अब तो हमारे साथ है ना। वेदर तो हमारे लिए भी वैसे ही नहीं है, सब पड़ोसी के लिए। हम तो नहीं डाल रहे, हमारा तो चल रहा है काम। तो वही इस मीडियम से बोलना चाहता हूं कि ऑल द मोर रीजन अगर वेदर ऐसा होगा ना, मैं और सोचना चाहिए इस बारे में। आप मतलब अपनी सॉइल को ऐसा बना दो कि उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी रहे। एग्जैक्टली, मॉइस्चर हो और इस तरह की आपके पास वेजिटेशन हो जो आपको सरवाइव करवा दे यार। मतलब वेदर को ठीक करने में पेड़ पौधों का बहुत बड़ा रोल है। अगर बारिश टाइम से आना, एक रेन साइकिल बनाना। एक पॉइंट आप ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे ज्यादातर हमारी जो सॉइल्स है ना, वो जो है क्योंकि ये जो ब्रॉड लीफ जो हम लगा रहे हैं,
इससे क्या होता है, मॉइस्चर एकदम से उड़ता है। ओके तो मॉइस्चर किस चीज से उड़ता है? नीडल से। हाँ ठीक है। तो अगर ये मेरे खेत में तो बहुत ही ज्यादा है, आपने देखा भी है खुद भी कि देवदार के जो प्लांट्स है ये कभी सेब को जो है ज्यादा दिक्कत नहीं करते। अच्छा आपको जरूरी नहीं है कि ये एक साथ सीधे 10-12 ऊपर लगाने, हम्म ये सीधे ऊपर जाते हैं। ओके नीचे क्या आप हल्के हल्के चॉप करते रहो, फिर वो थोड़ा सा ऊपर, फिर ऊपर उसको फैलने दो, फिर हल्का सा चॉप करते रहो। इनफैक्ट आपको जालियां डालना ये करने में हेल्प ही करेंगे ये। हाँ तो आपके और anchoring लेकिन के लिए। मेन चीज क्या है कि जो ये सॉइल बिल्ड कर रहे हैं ना आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे को डरावनी चीज पता क्या बोलेगी कि ये जो पाइन नीडल्स जो है ना, ये सॉइल को एसिडिक कर देते हैं। बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, कर देते हैं। लेकिन किन सॉइल्स को? ऑलरेडी डिग्रेडेड सॉइल्स को, डर्ट को। हाँ, मैं तो यार इतने साल से ये क्या कहते हैं डाल रहा हूँ, अभी को तो मेरे तो उसमें एसिड ही निकलना चाहिए था, H2SO4 उसमें नीचे फैक्ट्री लगानी चाहिए थी मेरे को। जितने सालों से मैं पाइन नीडल्स डाल रहा हूँ ना अपने ऑर्चर्ड्स में, हाँ, मेरे ख्याल में 6-7 साल से, इनफैक्ट उससे भी पहले से पापा भी उसको डालते थे, अच्छा और यहाँ पे और भी लोग काफी काम कर रहे हैं। कुछ नहीं होता है। कब होगा? जब आप ऑलरेडी मतलब आपने पट्टा फ्लैट किया हुआ है उसका। क्योंकि क्या होता है ना कि यार अगर सॉइल एसिडिक हो रही है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं ना, उसको ठीक करते हैं। वो थोड़ी रह सकते हैं उसमें। राइट वो तो वो फिर वैसी चीजें निकाल के लेके आते हैं सॉइल से जो उसको ठीक करे, स्टेबलाइज करे। तो वो स्लोली जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है चीजें, है ना। लेकिन इनफैक्ट प्लांट भी ये करता है, हाइड्रोजन एटम, चलो वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा कि प्लांट उसको रिलीज करता है हाइड्रोजन हाँ। को सॉइल को थोड़ा न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज करने के लिए। प्लांट भी ठीक करते है, हैं ये सब तो वो करते हैं। लेकिन कौन से जो जिनके जो वो है नेटवर्क है नीचे ह्यूमस के और उसके, वो अच्छे है। हाँ। फंगल नेटवर्क अच्छे है, Right. माइक्रो ऑर्गेनिज्म Right. की, तो वो जो बढ़िया है। और वो तो ऐसा तो है नहीं फॉरेस्ट में वो डीके नहीं हो रही, वहां भी तो डीके हो रही है, वो भी ह्यूमस बन रही है, वहां पे भी तो होंगी ना बैक्टीरिया जो उसको कर रहे होंगे। तो ये अगर आप ये लगा दो ना, आप खुद सोचो कि अगर आप खुद अपने ऑर्चर्ड में अगर 100 फुट पे भी एक देवदार का प्लांट लगाओगे, तब भी आप 100 देवदार के पेड़ के मालिक होंगे, जबकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आप बिल्कुल डिग्रेडेड जगहों पे लगाओगे। अगर हम एक पहाड़ के ऊपर अगर 2000 फार्मर्स है, तो मल्टीप्लाई करो आप 100 से, इतने देवदार के पेड़ तो अभी भी लग सकते हैं। लेकिन इतने पेड़ से जो माइक्रो क्लाइमेट बनेगा, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। जो वो जो सिस्टम बनेगा उससे कि भाई यहाँ भी पेड़, यहाँ भी ठंडक है, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ओले गिरने रुकेंगे, इस तरीके से आपके बहुत सारी चीजें जो एक्सट्रीम वेदर है वो थोड़ा बेटर होगा। विंड्स आते हैं, ये आते हैं, ये रुकते हैं इससे। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इनको इरेडिकेट नहीं कर सकते। नहीं कर हाँ, सकते। कम कर दो आप, जरूरी नहीं है कि ऐसे हर 5 फुट में 6 फुट में एक पेड़ लगा रहे हैं। आपके एक खेत के चारों तरफ अगर 20 पेड़ लग रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? हाँ, और कुछ है भी तो, फॉर एग्जांपल जैसे देवदार का पेड़ ही बोला आपने, वो हेल्प करेगा, जैसे नेट लगाने में हेल्प कर सकता है, आपको जरूरी है बांस खरीदने। सिमिलरली जैसे एक और झाड़ी है जो विंटर्स में फूलती है, उसको बोलते हैं, ये क्या कहते हैं जो इसमें लगती है यार, शिवरात्रि में नहीं, बेखल। ठीक है, इसकी झाड़ी उगाओ, ठीक है। कुछ कश्मीर एटलीस्ट जो है उसको काटो मत, उसको मैनेज कर दो, उसको थोड़ा मैनेज कर दो, ताकि वो एक अपने कंट्रोल में रहे, राइट, उगती रहे। उनको मुखाड़ के फेंकते हैं। काथी देखो, है ना, काथी नेचुरल जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है, और ऊपर से इंडिगो, मतलब वो कमर्शियल पर्पस से भी यूज हो सकती है अगर देखा जाए। जड़ से उखाड़ के फेंका है उस काथी को। इतना अच्छा नाइट्रोजन फिक्सर तो है ही, और इतना अच्छा मॉइस्चर वो क्रिएट करके रखती है। रियूश इतनी अच्छी चीज है कि आप पूरे अपने बगीचे में उसके पोस्ट और उसके यूज कर सकते हैं। लेकिन कस्सी के बिंदे बना दो, मत बोलो, नहीं कहने का बहुत मतलब ही एग्रेसिव हो जाती है। नहीं, कहीं मैनेज कर सकते हैं ना उसको, क्या हाँ, लेकिन कॉपिंग कर दो उसकी, जड़े रहने दो ना उसकी, हमने मैनेज की भी है, फेडू है, कितनी अच्छी चीज है अपना ये। और इनफैक्ट अगर मान के चलो कि एक जगह पे बहुत ज्यादा फैल गई है, आप उसको कट डाउन कर दो, ठीक है, उसकी जो रूट्स है वो जब नहीं उगेगी तो वो ह्यूमस ही देगी यार, वो उसके ऊपर काफी ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे, फिर उसको कहीं और फैला दो। तो यही है ना इकोसिस्टम का पार्ट। ऐसा तो नहीं है कि एक जब देवदार का पेड़ लग गया है, उसका पेड़ लग गया, आप उसको चॉप डाउन नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन उसकी बजाय 1-2 और लगाओ। नहीं, ये ना जो ये थॉट प्रोसेस बनाया ना, आई थिंक आई विल ब्लेम वेस्टर्न थ्योरी फॉर दिस, कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड थॉट प्रोसेस बनाया है कि हम बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में सोएंगे, कि ऐसे लाइन में ही होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए जमीन में, एकदम आपका जो फार्म है इट शुड लुक लाइक अ फैक्ट्री। उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि यार सेब के सामने कुछ नहीं चाहिए,
एकदम विजुअल खाली ट्रीट जमीन होना चाहिए। चाहिए फार्मर विजुअल का। अच्छा नहीं लग रहा है बगीचा, साफ नहीं लग रहा है, क्यों लगना चाहिए साफ यार? ये माइक्रो अभी ये जैसे बहुत आपके बड़ा- प्रोनर्स आते हैं हाँ। ना, तो वो बोलते हैं यार ये क्या पेड़ काटा है तुमने, ये Right. विजुअली अच्छा नहीं दिख अच्छा रहा नहीं दिख रहा है। है। अरे ऐसे होना जमीन चाहिए। में मैंने सारा कुमड़ा का जलाना मत, कुमड़े की जितनी भी स्टॉक है उसकी मल्चिंग कर दी है। अभी भी कह रहे हैं, कितना खराब लग रहा है, बाकी का बगीचा तो कितना साफ है। मैं क्या, मेरे को मॉइस्चर से मतलब है, मेरे को खराब और दिखने से नहीं, वो मेरा बेडरूम नहीं है। ये नेचुरल सिस्टम है, उसको नेचुरल सिस्टम की तरह रहने दो। जब प्रोनर्स आते हैं ना, वो देखते हैं अरे ये ऐसे ऐसे टेने क्या, ये तो खड़े ही खड़े हैं टेने, ये तो मतलब वो इंडिविजुअल है ना, जैसे वो अलग अलग हो गए अब। हाँ तो लोगों के इस तरह से झाड़ है, कह रहे ऐसे होना चाहिए एकदम गोल दिखने में अच्छा लगना चाहिए। नहीं, चलो प्रैक्टिस सबकी अपनी हाँ। अपनी होती है, नहीं, लेकिन कुछ practices चीजें की जो है वो आप हाँ। बदल नहीं सकते। नहीं, प्रैक्टिसेस के ना, उसका ना ऑब्जेक्टिव लोगों को समझना चाहिए अब यार, कि किसी चीज से जब फायदा हो सकता है यार, हम क्यों उसको खराब करें? वो बहुत जरूरी है। मतलब अगर रियोंश लगाने से मेरे कस्सी के बिंटे बन सकते हैं, मैं खरीद के क्यों लाऊं प्लास्टिक की कस्सी के बिंटे? सही बात है। अगर Same रहने दूं, मेरे को nature- उगानी भी नहीं है, जहाँ है उसको मैं उखाड़ू ना, और उसको मैनेज करूं कि जब पेड़ पे आ रही तो काट दो थोड़ा सा, जितना हो रहा है उसको यूज कर लो। मेरे से ले जाओ यार बिंटे, मेरे वेस्ट हो रहे मेरे खोद पास- नहीं रहा हूँ मैं। हाँ मतलब खेतों की जगह तो नहीं खोद रहा हूँ, टैंक के लिए, उसके लिए हाँ। खुदाई जो हो रही है उसके लिए तो आपको लगेंगी। हाँ, I'm sure वो तो है। हाँ, बाकी तो हम लोग तो हम्म। सिर्फ वॉकिंग के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं अभी ना। हाँ, कोशिश ये कर रहे हैं कि ना ही खुद अच्छा है, जितना खुदाई कर रहे हैं उससे भी सॉइल डिग्रेड ही होगी, या तुरंत ही उसमें कुछ उग जाए तुरंत, जैसे ही आपने खोदा उसको डिग्रेड किया, फिर से उसमें वापस उगाना बहुत जरूरी है, जरूरी important है। जरूरी। या तो वो कवर हो सॉइल जानी बेयर नहीं चाहिए, रहनी चाहिए कभी। जैसे आपने बोला भी जाता है ना कि मानसून से साथ पहले साथ आप- वो कवर भी हो जाए ना, या Cover तो हो जाए किसी चीज में। नहीं तो वही है ना, बेस्ट टाइम है कि आप मानसून से पहले आप वो निकालो। हम्म, मानसून से पहले आप अगर ढेले निकालोगे, आगे मानसून आके वो फिर से ग्रीन कर देगा उसको। अच्छा। हाँ। हम्म। वो भी खुदाई, आपको प्रॉपर खुदाई लेकिन करने की उतने जरूरत टाइम में नहीं है। आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे खत्म हो गया। नहीं, जो ढेले कि- निकालने से माइक्रो At least नहीं उतने में तो खत्म नहीं हुआ, रहेगा। लेकिन Network- काफी network- नेटवर्क तो उसका ब्रेक डाउन गया। होता है। थोड़ा break- नेटवर्क टूट हाँ। गया उसका। वो 4-5 दिन के लिए रहता है। बट फिर भी इनफैक्ट इंटेंट रहता ऐसा है भी कि बड़े बोला उसमें जाता ना- है कि अगर आपकी माइक्रोबियल कम्युनिटीज अच्छी नहीं है तो भी प्लांट के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स होते हैं। हाँ। ये इनकी मेन सेना है बीमारियों से लड़ने की। Actually अगर एक किसी ना- प्लांट की जो हम्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कम्युनिटी है वो अगर बहुत डाइवर्स और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, वो पेड़ को मरने, आपने देखा होगा कि एक पेड़ बिल्कुल बगल में, अगल बगल में एक बिल्कुल बढ़िया चल रहा है और एक बिल्कुल वीक है। Right. उसका reason वो भी क्योंकि उनके इकोसिस्टम का पार्ट हो गया ना, फिर वो जो आपने ना बैक्टीरिया का बताया ना, उसका सुना होगा आपने साइंटिस्ट का ना, कोरम सेंसिंग करके एक चीज होती है। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया होने चाहिए जो कि किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को बना पाएंगे, उसकी क्वांटिटी एक होनी चाहिए, तो कम होंगे तो नहीं होगा। वही चीज। बाकी तो यार ये तो Abundance प्लांट्स चाहिए। तो आपने देखा ही है, उसमें खुद पाल रहे हैं। हाँ। खुद बात एग्जैक्टली कहने का उनका मतलब accidents क्या ह्यूमन है और- इंटरवेंशन ना, हम क्या करते हैं ना, बहुत नेचर कॉम्प्लेक्स है और हम कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट नहीं कर नहीं पाते। कर पाते। ह्यूमंस को चीज सब कुछ Simplified. सिंप्लीफाइड करना, यार लोग बस फॉर्मूला में, जब कौन सा बैक्टीरिया, हाँ ये बैक्टीरिया, कौन सा फंगाई चाहिए, माइक्रोराइजा, बस ये लेके आना, कितना डालना है, कितना किलो डालना है, ये बहुत क्वांटिफाई करके, सिंप्लीफाई करके। हमें कॉम्प्लेक्सिटीज को बहुत अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है कि यार कॉम्प्लेक्स वे में सोचने की कोशिश करो, आराम, स्लो डाउन, आराम से सोचो, उसको करने दो। हाँ, और अब जैसे हम ये साफ सफाई और सुंदर दिखना और ये करना, इसी चक्कर में तो एचडीपी के ऊपर भी बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली सेम उसमें भी यही होने वाला है, मोनोकल्चर। आपने मैट बिछाई हुई है, कुछ और नहीं उगने देना है, ठीक बहुत है, ही इसमें मतलब कीड़ा आ जाता है, ये आ जाता है, ठीक है, उससे डर है। अब और टूल्स इतने लगाए हुए हैं उसके ऊपर, एचडीपी के ऊपर, कि और चीज कुछ उग भी नहीं पा रही है। उग नहीं पा रही, प्लस उसपे जो आपके डिजीज आउटब्रेक के वो है चांसेस है, वो बहुत ज्यादा। मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाते हैं। एक तो आप क्लोनल रूट स्टॉक लगा रहे हो जिसमें कि एक में आ गया तो सबको अफेक्ट करेगा। कम से कम जो ये सीडलिंग थे, मैं ये नहीं कह रहा कि सीडलिंग लगाने चाहिए, बट सीडलिंग में एक फायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि उसमें जो उसके सीड में ना जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, हर एक सीड से निकला पेड़ अलग है, तो कम से कम एक वो डाइवर्सिटी तो है। बट अगर वो भी खत्म करके नहीं, वो करने की एटलीस्ट कोशिश फिर करें। जो ये नई जो आ रही है, जो जिसमें कुछ बीमारियों के प्रति Right. रेजिस्टेंस है, Right. कम से कम हम वो तो लगाएं। एग्जैक्टली इसके बारे में सोचो। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करें, राइट, वो तो लगाएं। बहुत और लगाने का तरीका भी ऐसा हो कि हम उसमें डाइवर्सिटी ऐड कर सकें। Add जरूरी करें। नहीं है कि ट्री की ही डाइवर्सिटी होनी चाहिए। हाँ। अभी तो गवर्नमेंट ने भी Right. इनिशिएटिव लिया है, प्लांट्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी दे रही है
जैसे जी सीरीज दे रही है, बस जी। सीरीज दे रही है। ये गवर्नमेंट से ऑलरेडी प्रोवाइडेड हो रहे हैं, लेकिन हम्म, लोग विश्वास नहीं करते उनके ऊपर। हाँ हाँ, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। किसी इटली में जाके कोई नर्सरी जिसे कभी मिले नहीं है, वहां से इम्पोर्ट होके थर्ड पार्टी के थ्रू मंगवा रहे हैं, उस पे विश्वास कर रहे हैं, और गवर्नमेंट पे नहीं, या फिर आई डोंट नो। और मेन चीज ये भी है कि जिन लोगों ने इन चीजों पे जो रिसर्च ऑलरेडी की हुई है, उनके ऊपर भरोसा आपको रखना पड़ेगा, उनसे जुड़ना Obviously, पड़ेगा, उन्होंने पूरी लाइफ दे दी है उस पे। उनको सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। और बाकी तो यार यहाँ की कंडीशन के हिसाब से हम लोग खुद अपने रूट स्टॉक्स को डेवलप कर सकते हैं, अगर हमारे जो रिसर्च स्टेशन है वो थोड़ा सा काम करे। यार एम सीरीज देखो, कैसे एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी ना, कि भाई हाँ इतने स्टैंडिंग वाटर के अंदर ये ऐसे हो रही है, इतनी सिर्फ फीडर रूट दे रही है। यार ये चीजें हम 100 साल से हमारे वहाँ पे क्यों नहीं आई है? मतलब क्योंकि हमारा इस तरह से हमें नहीं ट्रेन किया, कंडीशन किया है कि हम बगीचे में जाके ऑब्जर्वेशन करें। हम ऑब्जर्वेशन नहीं करते, हम कीड़ा ढूंढ रहे होते हैं बस। नहीं, इसमें एक मेजर चीज पता क्या है, ये इसलिए भी रूट स्टॉक का जो सिस्टम है ना, यहाँ पे पहाड़ों में उसको अडॉप्ट करना पहले इनिशियली बहुत मुश्किल क्यों था, क्योंकि हमारी जो लैंड थी वो बिल्कुल खड़ी थी, तो एकदम से अडॉप्ट नहीं हुआ। अब हम क्या सोच रहे हैं कि यार ये जो क्वालिटी लेके आते हैं, मतलब साइज और उसकी कि हम इसकी तरफ जाते हैं, Right. न्यूट्रिशन की तरफ तो ना वो ध्यान दे रहे ना हम ध्यान दे रहे, तो अब हम क्या करें कि हम उनकी तरह उसको मैनेज कर रहे हैं। मुझे तो बहुत डिजास्टर चीज लगती है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म में, हाँ एग्जैक्टली, बहुत डिजास्टर। आप नेचुरल टोपोग्राफी को यूज करने की कोशिश करो ना यार। आप उसको, एक स्लोप है आपका कम से कम 75 डिग्री, उसको आप 0 डिग्री बना रहे हो पहले, है? और कितना आप कार्बन रिलीज कर रहे हो सॉइल से, कितना आप सॉइल को वल्नरेबल बना रहे हो फ्लड के लिए, और उसके लिए जैसे इस बार हुआ है, कितना आप उसको वो सब कुछ कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो, और उसके बाद आप कोशिश कर रहे हो कि ऐसा फार्म बनाओ जो यूरोप में दिखता है। आई थिंक दैट्स अ बहुत ही गलत डायरेक्शन है। आई थिंक बहुत ही गलत। हाँ, अगर अपनी नेचुरल टोपोग्राफी को यूज करते हुए आप अगर कोशिश कर सकते हो उसको, तो दैट इज गुड कि ऑलरेडी आपके हाँ। पास चौड़ा खुला सा खेत है, हाँ, जिसमें ज्यादा छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है, राइट। हल्का सा आपने सीधा उसको किया, उसमें आप लगा सकते हो हाँ। एचडीपी के ऊपर। एचडीपी बुरा नहीं है, जो हम्म। मैं रिसेंटली स्टडी कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको एक तो रो टू रो डिस्टेंस ज्यादा देने पड़ेंगे, और उसमें मोनोक्रॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको। हाँ। बंद नहीं करना, जैसे ऊपर से प्लास्टिक डाल दिया, ये डाल दिया, वो बंद करने की बजाय आपको कवर क्रॉपिंग, Cover क्रॉपिंग cropping, करनी हाँ। पड़ेगी उसमें। कवर क्रॉपिंग तो मेन है ही। बहुत ही हैवी लेवल पे बहुत ही। उसमें कवर क्रॉपिंग आपको करनी पड़ेगी। मेरे को याद है जब 22 में आई थिंक ड्रॉट पड़ा था, उस साल कुछ प्लांट्स हमने जब साइंस के लिए इंपोर्ट किए थे, तो हमने उसमें बैंगन लगाए थे। अच्छा। प्लांट्स इतने डिग्रेडेड थे कि हमने इतनी मेहनत की उसमें, इतनी मेहनत की कि बैंगन का साइज जो है 5 फुट हुआ था। वाओ। 5 से भी ज्यादा, वो प्लांट से भी बड़े बड़े हो गए थे बैंगन। प्लांट से ऊपर चला गया था, इतना हमने उसका न्यूट्रिशन मैनेज किया उसकी था। फोटो खींच के रखी है हाँ, आपने? हाँ, वीडियो की है, Awesome. वीडियो की 5 है। फुट बैंगन। हाँ बैंगन, और लेकिन ये भाई साहब ये उठे ही नहीं ऊपर, अच्छा। ये जाग ही नहीं पाए, ये कुछ नहीं हो पाया, वो वहीं का वहीं पड़ा रहा। तो मतलब ये एचडीपी का जो सिस्टम है ना, इसमें मेन है कि या तो आप जीरो से काम करो, खुद से शुरू से, हाँ, ये दूसरों के ऊपर भरोसा करके मत करो। नहीं कर सकते, नहीं कर और दूसरा आपके पैसे बचेंगे इसमें, हम्म। अगर आप एचडीपी पे जा रहे हो, सकते। Right. जीरो से खुद से स्टार्ट कर रहे हो, हम्म। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। जैसे गवर्नमेंट के जैसे क्वेश्चनेबल है, लेकिन जैसे इनके जी सीरीज के जितने भी रूट स्टॉक थे, सारे तो यूएस से इंपोर्ट हुए हैं, जहाँ जहाँ मतलब कि जी सीरीज स्टार्ट हुआ था। Start हुआ। ऐसा नहीं कि घूम घूम के किसी के साइकिल के थ्रू आए, हम्म। डायरेक्टली यूएस से इंपोर्ट हुए, प्लेन से आए, जितने मिल गए हैं, जितने बच गए हैं, वो आगे प्रोपोगेशन में डाले हुए हैं, वहां से मिल रहे हैं, इजीली अवेलेबल है। और आधी बीमारियां तो इसमें आती नहीं, चेक क्या करोगे आप इसमें? और कि खराब जी है कि सीरीज ठीक में है? तो सबसे अच्छी बात है ना, उसका जो प्लांट है, जी सीरीज का जो प्लांट है, वो दिखता भी डिफरेंट है। अच्छा। ऐसा भी नहीं है कि कुछ पता और ना ही लगे। गलत पकड़ा दिया आपने, उसके लीव्स भी डिफरेंट है, प्लांट डिफरेंट है, Okay. वो एम सीरीज के जैसा नहीं दिखता है। तो एचडीपी तो काफी वास्ट टॉपिक है। खैर हाँ। ये भी नहीं है कि मैं कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ इसके, हम्म। इनफैक्ट हम लोग भी सोच रहे हैं कि छोटा सा एक करें, हम्म। लेकिन हाँ इन अ रीजनरेटिव वे। एग्जैक्टली वो चीज बहुत, कहने का मतलब बायोलॉजी को आप अगर मैनेज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ केमिस्ट्री को, बायोलॉजी मैनेज कर रहे हो तो कुछ भी होगा हो यार, तब तो यार। क्योंकि मेरा तो ये फोकस है कि सॉइल इतनी बिल्ड कर देनी हम्म। कि उसमें गाजर भी उगे, Exactly. सर्दियों में हाँ, मूली हाँ, भी उगे, हाँ। और गर्मियों में उसमें मटर भी उगे, Right, उसमें और भी right. चीजें उगे। Right. तो मतलब मुझे ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरी क्वालिटी थोड़ी सी लो हो गई। हाँ। मैं ये मानूं कि मेरे जो न्यूट्रिशन है जो इस फ्रूट का जो है वो हाई आता उस है। लेवल पे हो सकता है मेरे जैसे आप जैसे फार्मर्स के लिए 10 साल के बाद इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट हो गया, यार, इनका हमें- जो फ्रूट है उसमें न्यूट्रिशियस लेवल जो एफर्ट है मारने पड़ेंगे, मार्केट अवेलेबल है, बस उन तक पहुंचना है। हाँ, अवेलेबल लोग, मतलब
तरस रहे हैं इन चीजों के लिए, क्योंकि अब इतना इंफॉर्मेशन, क्योंकि आज की डेट में क्या हो गया ना, फायदा टू रीच कंज्यूमर बहुत इजी हो गया है थ्रू जो सोशल मेट्रो मीडिया और ये सिटीज सब। के साथ में फार्मर्स है ना, जो जिनका डिस्टेंस कम है मेट्रो सिटी से, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जैसे हम नहीं। मेट्रो सिटी से 500-600 किलोमीटर दूर बैठे हैं, यहाँ से प्रोड्यूस आपने वहां तक पहुंचाना, फिर उस प्रोड्यूस के वो वाले रेट भी आपको मिलने चाहिए, आपका जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी पूरा आना चाहिए वापसी। थोड़ा सा हमें ना इसमें अलग से चेंज करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है वो यही है कि फ्रिक्वेंटली हमें जाना पड़ेगा सिटीज में, जैसे कम्युनिटी बनेगी। आपकी जितने भी आज की डेट में ना बहुत सारे लोग ये है जो, अगर उनको कंज्यूमर बोलो या फिर माइंडफुल कंज्यूमर बोलो, जो कि चाहते हैं किसान के साथ कनेक्ट होना, चाहे वो 1000 किलोमीटर दूर बैठा है या 100 किलोमीटर दूर बैठा, वो कनेक्ट होना चाहते हैं कि हाँ यार एक फार्मर है जो इस तरह के काम कर रहा है। एक हमें प्रोड्यूसर और फार्मर की कम्युनिटी बनाते हुए धीरे धीरे करके स्मॉल स्केल से उसको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके शायद एक तरीका ये है जो मैंने सोच के रखा है कि कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी कंज्यूमर्स और फार्मर की, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, बीच में कोई नहीं। तब जाके ऐसी मार्केट तो नहीं बनती कि जो मंडी नहीं बनेगी इसके लिए, ये तब तो एक वो हो जाएगा कि हाँ ट्रक पे भेजा नहीं। तो इसी में फिर हमें है कि हम वो चीज हेल्प करेगी कि हम ना थोड़ा अपना रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के लिए अलग अलग, मतलब जैसे मान लो 2000 पेटी सेब है, उसको थोड़ा कट डाउन करके आप 1500 पे ले आओ, 500 प्लम लगा दो, वो सब कुछ करके अगर ये होता है कि रिस्क भी डाइवर्सिफाई होगा, आप एक वैरायटी भी एक कंज्यूमर को दे रहे हो और कंज्यूमर आपके साथ डायरेक्ट जुड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी, और वो क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म होगा, एक कॉन्टिन्यूस डिमांड जनरेशन होगी कि एक कम्युनिटी से बाहर जाएगा नहीं कंज्यूमर। इस तरह के एक अलग से डिजाइन जो तो करंट पैटर्न है ना उसमें तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट है ये तो। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि जैसे ये गाजर उगाना, क्योंकि गाजर जो है ना ये काफी महंगी बिकती है। हाँ, जनरल गाजर नहीं, जो आपके ये छोटी वाली जो छोटी नेट के लोकल बेबी जिसको कैरेट बोलते हैं। और क्या कहते हैं, और भी जो कुछ ऐसे जो जैसे स्ट्रॉबेरीज का जो है सिम्बियोसिस है एप्पल के साथ, हाँ। स्ट्रॉबेरीज उगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि स्ट्रॉबेरी तो नीचे स्ट्रॉबेरीज उगा दी, उसके साथ साथ कुछ ऐसी फालतू की चीजें, हाँ। जैसे फ्लावर्स का होना बहुत जरूरी है। फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत हमारा important है। बहुत एब्सेंट जैसे है। एक मैं बात करता हूँ, बहुत लोग जो है कोशिश करते हैं कि जैसे ही वूली एप्पल एफिड आए फिर उसको भले स्पॉट मार के, लेकिन जहर मार के उसको मार दो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, 15-20 दिन वेट करता हूँ, अच्छा, फिर एक भाई साहब आते हैं, हाँ मैंने भी देखा है, वो लेन मैंने करते देखा हैं, है। हाँ, उसके बाद उनका जैसे ही वो लार्वा निकलता है चार्ट देते वो, हैं उसको। हाँ अगर वो 10 भी होंगे ना एक पेड़ में, वो पूरे पेड़ के ऊपर वूली एप्पल एफिड नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते, पूरा चाट देते। हूवर लेकिन फ्लाई उसके का लिए लार्वा आपको- होता है हाँ, ना, वो बहुत लेकिन मैंने देखा वो कब होगा, जब आपके पास फ्लावर्स है, जब आपने उनको जिंदा रखा, है। जब पहले ही उसमें डर में डाल के खत्म तू भी हो मर सब मरे गया। खत्म। हाँ, हम लोग ये भी नहीं समझ पाते ना कि जो जो डिजीज वाले जो ये है इंसेक्ट्स है, ठीक है, ये तो है नेचर के गार्बेज कलेक्टर, हाँ, ठीक है, कि जो भी चीज डिग्रेड हो रही है उसको लपेटो। ये हाँ। पत्ते के अंदर जो प्रोटीन है वो डिग्रेड हो गया, अब हाँ, फनी पत्ते को प्रोटीन दे वो और करना है। पत्ते को पहुंचाओ अड्डे, हाँ, ठीक है, तो वो तो इसलिए आ रही है, हम देखते हैं, अरे तू यहाँ आ गई है, चल तेरे को उड़ाते हैं, ठीक है, तो वो तो उड़ जाती है, लेकिन वो आ जाती है 7-8 दिन में वापस, एग्रेसिव होके। ठीक है। लेकिन जो Aggressive उनको कंट्रोल करने के लिए जो बड़े वाले Predators थे, बैठे हैं, हाँ। उनको लगते हैं किसी को 35 दिन, किसी को 40 दिन, उतने में उनकी आ जाती है 6-7 जनरेशन, वो फैल जाती है, इतनी उनके बस का ही नहीं रहता है, फिर से हमारे को जहर मारना पड़ता है। जहर मारते मारते हमारा जो बजट है 30-40 हजार का तो सिर्फ माइटी साइड पे चला जाता है। माइट यार, अगर मेरे को अपने से याद है यार, आई थिंक अर्ली 90s में जब शुरू हुआ था माइट दिखना, जब इंसेक्टिसाइड शुरू हुई, तब जितना ज्यादा इंसेक्टिसाइड यूज किया था उतना ज्यादा और एग्रेसिव होके आया था, क्योंकि प्रेडेटर ही नहीं बचे, अब पूरा उसका साइकिल ही तोड़ दिया हमने प्रेडेटर का। और ये चीज समझना बहुत जरूरी है सभी लोगों को ना, हमें शायद होगा भी लोगों को पता, इनका ना लाइफ साइकिल, ब्रीडिंग साइकिल समझना बहुत जरूरी है, किस टाइम पे ये किस स्टेज पे होता है, या अगर आपको कुछ इंटरवेंशन करना है तो कौन से स्टेज पे करो जो कि मैक्सिमाइज करे उस इम्पैक्ट को। ये नहीं कि एक बार उस स्टेज पे आ गए आपकी जहाँ पे सेकंड जनरेशन चल रही है या ये सब कुछ चल रहा है, फिर आप और उसमें उसके प्रेडेटर्स को भी खत्म कर रहे हो। मैं तो इनफैक्ट ये समझता हूँ कि आपको स्टेजेस समझना भी जरूरी नहीं है, आपको एक ही चीज समझना जरूरी है कि कीड़े मकोड़ों को भी मत मारो, या वही, क्योंकि आधे से ज्यादा Part तो of system प्रेडेटर्स है। हाँ। और वो जैसे ही कोई चीज फैलेगी ना वो उसको कंट्रोल जरूर करेंगे, कंट्रोल जरूर क्योंकि वो एक पे वो फीड हो रहे होंगे। अब जैसे बहुत सारे लार्वास है,
उसके ऊपर ना ये छोटे जो स्पैरोज होते हैं ये फीड करते हैं, फीड करते ठीक है। अब स्पैरोज की पॉपुलेशन हम खत्म कर रहे हैं, दिखती नहीं है कहीं भी उनकी आवाज नहीं रखी, कुछ नहीं रखा। ये तो लार्वास को तो भाई साहब ये इनकी तो मेन फीड आ जाती है ये। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप वहां जहर की स्प्रे मारते रहोगे, ये मारते रहोगे, वो कहाँ आएंगे आपके खेत में? नहीं है। तो मैंने तो एक ही चीज देखी है कि डाइवर्सिफाई रखो चीजों को, ज्यादा उसमें ये दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करो कि ये ऐसे करेगा ये वैसे करेगा, और आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। नेचुरल फार्मिंग में इंसेक्टिसाइड्स है, उनको बना के रखो, काम करते हैं बड़े बहुत बढ़िया से। स्पेसिफिकली सकिंग पेस्ट के ऊपर तो मैंने देखा है अच्छे से ब्रेकास्त्र बहुत अच्छे से काम बहुत करता है। अच्छे से काम करते इसकी स्टोरी है मजेदार। तो मैंने जहर डलवाना बंद किया, और हमारा जो नेचुरल फार्मिंग का जो ब्लॉक है उसमें मतलब पेड़ हो गए सफेद ऐसे बुलिया फीड ना, बुलिया फीड, है ना। अब मैंने देखा कि अब ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, फिर मैंने थोड़ा किया मैंने वो बना दिया ब्रेकास्त्र। मैं कहा इससे कंट्रोल हो जाएगी। वो मैंने मारा, आई थिंक कोविड के टाइम की बात है, कोविड हुआ था ऐसे करके, जैसे मारा और हफ्ते के करीब टाइम हो गया, तो ये लोग गए देखने की, तो कुछ नहीं है, पूरा सफेद, ऐसे सफेद और पूरी तरह से सफेद। तो फिर मेरी मतलब उतनी क्षमता नहीं थी कि मैं जाके उसको देखूं, तो थोड़े दिन के बाद मैं गया, मैंने देखा सफेद, मैं कर ले यार ये तो वाकई सफेद है, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये तो मतलब अति सफेद था, वो कुछ हालत ही नहीं थी, क्योंकि पहली साल थी कि जहर जो है मतलब बिल्कुल बंद कर दी थी, कि कुछ भी नहीं डाला पॉइजन के नाम पे। तो फिर मैंने नजदीक जाके देखा कि देखूं तो यार है क्या है अंदर, मामला क्या है। मैंने देखा अंदर सिर्फ उनके खत्म, ओ कुछ भी नहीं बचा हुआ। फिर मैंने इनको बोला, मैं कहीं इसको देखो तो सिर्फ वूल बची है, वूल कैसे मारता हूँ वूल बची और अंदर बिल्कुल खत्म, सब खत्म। तो कंट्रोल्स है हमारे पास। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। आपने जस्मानिक एसिड सुना है? जस्मानिक एसिड, हाँ, ठीक है, हाँ। वो कब प्रोड्यूस करेगा प्लांट? जब उसके ऊपर कोई अटैक होगा। अच्छा, ठीक है, प्लांट के ऊपर अटैक हुआ कीड़ों का, जस्मानिक एसिड प्लांट प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही वो एसिड प्रोड्यूस होएगा तो प्लांट जो है ना ऐसे इस तरीके के प्रोटीन्स बनाता है, कुछ लीफ तक पहुंचा देता है सैप के थ्रू, कि जैसे वो खाए उसको या तो कड़वे लगे या उनके लिए जहरीली हो जाए। ओ यस, हाँ। ठीक है, उस रिस्पॉन्स में ऐसा देखा, एक पॉडकास्ट में सुन रहा था कि जब वो कॉटन फील्ड के ऊपर उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट, जो कॉटन में जो वो आता है, उनको जब वो प्रोटीन बनाने के लिए स्पेसिफिक जो एंजाइम को फैक्टर होगा वो मिनरल दिया गया, जैसे उसमें मैंगनीज था। जैसे उन्होंने मैंगनीज दिया, 24 घंटे के अंदर वो सारे कीड़ों के पेट फट गए। ओ गॉड, पूरे में। और वो बोल रहे थे उसमें कि हम चल रहे हैं और वो हमारे को दिख रहे फटते हुए। वो इतना ज्यादा सीवियर अटैक था और उसी चीज की कमी थी। तो वो क्या और ये न्यूट्रिशन मैनेज करके ठीक किया, नॉट इंसेक्टिसाइड डाल के। ये पहली चीज थी कि आपने जस्मानिक एसिड प्रोड्यूस किया, लेकिन उससे क्या होगा अगर आपके मैंगनीज नहीं, लेट्स से आपने ज़ेबरेलिन की स्प्रे की, उससे क्या होगा अगर सेल डिवीजन के लिए कैल्शियम नहीं है? क्या होगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, फेक ही बनेगा ना, लोग जो बने। तो सेम वहां था, उन्होंने मैंगनीज की उसमें स्प्रे की, जैसे जस्मानिक एसिड आया, मैंगनीज की वजह से प्लांट ने वो प्रोटीन बनाया, उसको लगे 24 घंटे से 48 घंटे, सारे न्यूट्रिशन उसके अवेलेबल थे, उसने बनाया, जाओ वो पेट में गए, कीड़े के पचा नहीं पाया, उसमें गैस बनी, पटाक। तो ये चीजें इसके ऊपर भी काम करती है, सेबों पे भी काम करती है। और नहीं, वो तो कि कोई भी हेल्दी प्लांट होगा हर उस पे काम करेगा वो तो, हाँ, लेकिन शर्त ये है कि आपका जो प्लांट है वो हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। और दूसरा, उसको उस चीज से लड़ने के लिए जो एंजाइम है, जो मिनरल है, वो अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए सैप एनालिसिस नहीं, उसी प्लांट को आप हेल्दी बोलोगे जिसके पास पूरा न्यूट्रिशन। नहीं, वो स्पेसिफिक भी होता है। जैसे मान के चलो कि इस साल जो है सुंडी की बहुत ज्यादा शिकायत होगी, जरूरी नहीं है कि सुंडी को मारने के लिए प्लांट को जो प्रोटीन चाहिए होता है वो उसके पास अवेलेबल हो। इनफैक्ट प्लांट हेल्दी है, अपने सिस्टम को चलाने के लिए वो हेल्दी है। तो हेल्दी प्लांट आप किसको बोलोगे? हेल्दी प्लांट मैं बोलूंगा कि जिसका सिस्टम नॉर्मली ठीक चल रहा है। आप किसको? जैसे कि हम हेल्दी है अभी इस टाइम पे, लेकिन अभी मेरे ऊपर 10 लोग अटैक कर ले, उनसे लड़ने के लिए मेरे पास कुछ तो हथियार चाहिए होंगे ना। अगर वो मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं हेल्दी नहीं हूँ। टेक्निकली तो बोल सकते हैं कि जो अगर एक छोटा सा रिफ्रैक्टोमीटर होता है, उसमें अगर ब्रिक्स रीडिंग आपकी 8 जो कि नहीं आती अभी 10 के आसपास हो, तो उसको लगेगा कि हाँ हेल्दी प्लांट है, अगर वो टेक्निकली बोलना है। बाकी आई थिंक विजुअल इंडिकेटर में बहुत विश्वास करता हूँ। विजुअल इंडिकेटर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लांट हेल्दी है या नहीं है।
और जो उस कंडीशन में है कि आप जिस पे मल्चिंग हुई है, सॉइल बढ़िया है, और प्लांट क्या क्या कहते हैं, लीव साइज से बहुत सारे विजुअल इंडिकेटर है जिससे पता चलेगा हेल्दी। और ये बताना बहुत मुश्किल है, जैसे प्रणव भाई बोल रहे हैं कि जो ट्रेस मिनरल्स हैं, वो ट्रेस मिनरल प्लांट के अंदर तभी होंगे जब ना बहुत ही नीचे उसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, जो कि कॉम्प्लेक्स माइक्रोब होंगे जो कि कहीं ना कहीं से उसको दे देंगे। अदरवाइज वो जो कि बहुत ही मुश्किल है, वो जंगल में ही हो पाता है। नहीं, इसमें ऐसा फार्मिंग होता है में ना, बहुत मुश्किल जो है। मुझे तो थोड़ा एक सा चीज समझ मैं आया क्लियर ना, कर देता हूँ, ब्रिक्स रीडिंग की बात आई है तो ब्रिक्स रीडिंग तो जो व्यूअर्स के लिए है, ब्रिक्स रीडिंग फ्रूट का नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्लांट की ब्रिक्स रीडिंग की, सेब की ब्रिक्स रीडिंग की बात कर रहे हैं। नहीं, इसमें मेन चीज क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यूट्रिएंट्स भी एक लेवल पे चाहिए होते हैं। प्लांट को ऐसा तो नहीं खुद को कड़वा बना के रखना है, राइट। ठीक है, उसको भी कुछ तभी चाहिए ना जब अटैक हुआ। अटैक कब होते हैं? जब मोनोकल्चर होता है, क्योंकि वो एक ही चीज अबंडेंस में कब आती है, अटैक कब आते हैं तब। तो उसको भी एक ही चीज ज्यादा चाहिए होती है, फिर वो मिलती नहीं है, नहीं मिलती है, नहीं अवेलेबल तो आपको देना पड़ता है ऐसे में। ऐसे में आपको देना पड़ता है जब आपके ऊपर अटैक होते हैं। लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि यार आ जाएगा तो मैं दे देता हूँ। आपको सिस्टम के साथ कि अटैक आ गया, इसको किस चीज की कमी है, तो इसीलिए सेपेलेसिस होती है। वो तो हमारे पास है नहीं है, तो वो हम कुछ चीजें लोगों तो का एक रहेगी, रह गया। मतलब तो बेस्ट है ये कि भाई अपना ग्रेकास्ट बना के रखो, हाँ। ठीक है, या फिर दशपर्णी अर्क बना के रखो, और जैसे ही अटैक होता है आप स्पॉट में वहां पे जहां जहां वो आ रहे हैं उनको उड़ा दो। तो वो एक हमारे पास टूल, क्योंकि यही मजा है ना रीजनरेटिव फार्मिंग का। हेलो जी, हेलो जी, फ्लिकर कैसा है? अभी भी हाँ जी, बंद हो गया है तो कब का? हाँ, वाह। लो पावर मोड और क्या, एक से कब का बंद हो चुका है। ओ तेरे की। लेकिन हमारी इंटरेस्टिंग इतनी चल रही थी, वैसे भी नहीं रुकते हम।